चले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? स्टार्ट कर रहे हैं। एक छोटी सी स्टेटमेंट लास्ट क्लास से रिलेटेड थी, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ। छोटी सी स्टेटमेंट है थ्योरी की। देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये क्या चीज़ है? इधर देखो, हम देखें। देखो, आप लोगों को याद होगा, एक तरफ आपके पास ये देखो, मैंने आपके सामने एक सैंपल की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई हुई है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब एक तरफ पूरी कैश बुक है और एक तरफ बैंक स्टेटमेंट है। याद है इसकी जो मिलाप, ये जो पूरी स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रही है ना, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। ये जो स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रही है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, सही है। जिसमें एक तरफ कैश बुक जो कि हमारी बुक है, कैश बुक जो कि हमारी बुक है, और एक तरफ ये बैंक स्टेटमेंट है। अब सुने आप बेटा, ये जो हमारी बुक है ना, कैश बुक, इसमें याद है इसका अनएडजस्टेड बैलेंस होता था यहाँ, फिर बैंक चार्जेस होता था, इंटरेस्ट रिसीव होता था, डिसऑनर्ड चेक होता था, ये सब चीजें होती थी ना। याद रहे, आप सबने बेसिक्स भी पढ़ी है अभी पिछले हफ्ते सर के साथ। सुने, ये जो हमारी कैश बुक है ना, इसकी ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का पार्ट है। ये जो हमारी कैश बुक है, डबल एंट्री का पार्ट है। और बिलीव मी, यहाँ देखें, ये कैश बुक में जो जो काम हो रहा है ना, जैसे बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस की अपनी डबल एंट्री बनती है। बनाओ डबल एंट्री। सुनो, बैंक चार्जेस खुद एक एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस खुद क्या है? एक एक्सपेंस है। तो आप सबको पता है कि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो इसकी एंट्री ये बनेगी। देखो, बैंक चार्जेस के नाम से ये एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। हाँ, और बताओ, कैश बुक कम हो रही है, इसका मतलब बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो खुद बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये इसकी डबल एंट्री है। इसका मतलब कैश बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, कैश बुक हमारी बुक है, कैश बुक हमारी बुक है, आप सबने पढ़ी दी है। तो कैश बुक की हर हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री बनती है। कैश बुक में जो कुछ लिखा हुआ है ना, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट रिसीव, डिसऑनर्ड चेक, स्टैंडिंग ऑर्डर, जो कुछ हमने पढ़ा था, उन सब की डबल एंट्री बनती है। उन एक एक चीजों की डबल एंट्री बनती है। यानी कैश बुक की एक एक आइटम डबल एंट्री का हिस्सा है। कैश बुक की एक एक आइटम डबल एंट्री का हिस्सा है। डबल एंट्री का हिस्सा है कैश बुक की एक एक आइटम, डबल एंट्री का हिस्सा है, डबल एंट्री का हिस्सा है। लेकिन अब जरा बात को सुने यार, ये जो बैंक स्टेटमेंट है ना, ये वाली साइड देखो, ये देखो, ये देखो, ये बैंक स्टेटमेंट नजर आ रही है। ये समझ लो एक बाहर की तरफ से, बाहर से एक कागज का टुकड़ा आया है। बाहर से एक कागज का टुकड़ा आया है, किसी और इदारे से, बैंक से आया है। और ये दूसरे इदारे का कागज का टुकड़ा हमारी डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। ये दूसरे इदारे का कागज का टुकड़ा हमारी डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, ये किसी और की डबल एंट्री का पार्ट है। तो इसमें सिर्फ हम ऐड और लेस करते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि हाँ भाई, हमारी हमारी चीजें बैलेंस हैं। अपनी तसल्ली के लिए हम चेक करते हैं कि हाँ भाई, हमारी चीजें बैलेंस हैं। तो बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ना, देखो, बैंक स्टेटमेंट वाला हिस्सा जो है, बैंक स्टेटमेंट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये डबल एंट्री का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये वाला हिस्सा डबल एंट्री का हिस्सा है। ये जो मैंने ब्लू हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डबल एंट्री का हिस्सा, ये वाला नहीं है। अब व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन सब का कॉम्बिनेशन है। देखो, ये सब, ये रहा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन दोनों का मिलाप है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन दोनों का मिलाप है। आप ईमानदारी से बताओ, क्या ये पूरा जो दोनों का मिलाप है, क्या ये कंप्लीट हिस्सा डबल एंट्री का पार्ट है? नहीं। सिर्फ कैश बुक डबल एंट्री का हिस्सा है, बैंक स्टेटमेंट डबल एंट्री का हिस्सा नहीं है। तो इसी वजह से ये डायलॉग बोला जाता है। डायलॉग सुनो, यहाँ देखें, ये लिख दिया नीचे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये एग्जाम में थ्योरी में आ सकता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। याद रखना, इसको लिख लो, ये बात अपने बुक में नोट डाउन कर लो। सही है। उसकी वजह क्या है कि जो एक्सटर्नल पेपर आता है बैंक स्टेटमेंट, वो किसी और इदारे का डबल एंट्री का हिस्सा है, हमारी डबल एंट्री का हिस्सा नहीं है। सही। तो और वो हिस्सा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो इसका मतलब कंप्लीट जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है, वो डबल एंट्री का हिस्सा नहीं होती। या अल्लाह।
बोलो भाई, लिख लो ये। लिख लो बेटा, ये डालो। स्टेटमेंट लिख लें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अच्छा जी बेटा, आज इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया एरिया। अच्छा एरिया है बहुत, एग्जामिन भी होता है, और उसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। हमारे टॉपिक का नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। जो टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ बात सुनिए तो देखें। देखो बेटा, जब मैंने वर्ड यूज किया ना वैल्यू एडेड टैक्स, यानी मैंने एक नया नाम यूज किया, टैक्स, टैक्स का वर्ड यूज किया, तो पहले एक बुनियादी बात आपको पता होनी चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत आराम से सुने, शायद आप लोगों ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बेसिक स्टडीज में पढ़ा हुआ भी होगा, अपनी इंटर में, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आते हैं। एक होता है माय डियर स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सुनो, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम पे चार्ज होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम पे चार्ज होता है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, और अब एम्प्लॉयमेंट इनकम पे जो आप टैक्स गवर्नमेंट को दोगे वो डायरेक्ट टैक्स है। सिमिलरली आप बिजनेस कर रहे हो तो अब आपकी इनकम बिजनेस इनकम या ट्रेडिंग इनकम होगी। इस ट्रेडिंग इनकम पे जो आप टैक्स गवर्नमेंट को दोगे ये भी डायरेक्ट टैक्स है। आपने अपना पैसा बैंक में रखवाया हुआ है तो वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, वहां से क्या आ रही होगी, इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी। तो इंटरेस्ट इनकम पे भी जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। ओके, आपने अपना पैसा लेटेस्ट से किसी लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां से डिविडेंड इनकम आ रही होगी, उस पर भी जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। तो मोटे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, हर वो टैक्स जो इनकम पे होता है, हर वो टैक्स जो इनकम पे होता है वो डायरेक्ट टैक्स है। सही है? और जो बंदा वो इनकम अर्न कर रहा होता है उसको पे करना है, जो बंदा वो इनकम अर्न कर रहा है उसको पे करना है। सही है? तो ये डायरेक्ट टैक्स है। पढ़ो चार्ज और इनकम। एग्जाम्पल ये देखो, मैंने सारी एग्जाम्पल लिखी हुई है। ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सारी मिसालें दी हुई है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स क्या है? हर वो टैक्स जो इनकम पे चार्ज होता है, हर वो टैक्स जो इनकम पे चार्ज होता है वो डायरेक्ट टैक्स है। हर वो टैक्स जो इनकम पे चार्ज होता है वो डायरेक्ट टैक्स है। नाउ सेकंड टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है, और इसका बर्डन वही बेयर करता है वन हु कंज्यूम। इसका बर्डन वही बेयर करता है वन हु कंज्यूम, जो कंज्यूम करता है। जैसे आप पेप्सी पीने जाते हो तो पेप्सी अगर 20 रुपए की है, उस पर 5 रुपए का जीएसटी ऐड हुआ होता है, 25 की हो जाती है। तो ये जो जीएसटी होता है, जनरल सेल्स टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो पेप्सी पीता है उसी को इसका बर्डन बेयर करना है। आप लेटर से किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आप पिज्जा हट जाते हो, तो उसके बिल में जीएसटी लगा हुआ आता है तो उस जीएसटी को वही बेयर करता है वन हु कंज्यूम, जो पिज्जा खा रहा होता है। आप शॉपिंग पे जाते हो, आप गए खाड़ी या कहीं भी गए, तो आपको वहां एंड में बिल में जीएसटी 17, 17.5%, 18% जो भी है जीएसटी लगा हुआ ऐड होके आता है। वो 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 अल्टीमेटली जो शॉपिंग कर रहा है, जो एंड यूजर है, जो एंड कंज्यूमर है, उसको बेयर करना है। आपने होटल में रूम बुक कराया तो होटल के रूम में भी जीएसटी लगा हुआ आता है। ये जीएसटी भी वही बेयर करेगा वन हु कंज्यूम। ये जीएसटी भी वही बेयर करेगा वन हु कंज्यूम। सही है? तो याद रखना, it is charge on consumption of goods and services, right? Burden of indirect tax on
एंड यूजर, फाइनल कंज्यूमर। ये देख लो भाई, याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आता है? एंड यूजर पे आता है, फाइनल कंज्यूमर पे आता है। एंड यूजर पे आता है, फाइनल कंज्यूमर पे आता है। एंड यूजर पे आता है, फाइनल कंज्यूमर पे आता है। सही है, जो कंज्यूम कर रहा होता है। तो दो तरह के टैक्सेस आपके सामने लिख दिए, एक लिखा है डायरेक्ट टैक्स, एक लिखा है डायरेक्ट टैक्स, एक लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स। जो चैप्टर राइट नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर राइट नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इनडायरेक्ट टैक्स। सही है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, जैसे आप कोई खरीदारी करने जाते हो, कुछ खाना जाते हो, कुछ सर्विस लेने जाते हो कहीं से, और उस पे जो आप टैक्स पे करते हो, जैसे मैंने पेप्सी की एग्जांपल दी, मैंने पिज्जा हट की एग्जांपल दी, केएफसी की एग्जांपल दी, मैंने आपको सर्विसेज में होटल की एग्जांपल दी। तो ये सारी, इन सब पे जो टैक्सेस हैं, ये सब जीएसटी है। सही है। इसी तरह आप एयरलाइन का टिकट बुक कराते हो, तो एयरलाइन का टिकट बुक कराते हो तो अगेन अगेन आप एयरलाइन से सर्विस ले रहे हो ना, तो उस टिकट के अंदर भी कुछ जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ आता है, वो भी जो बंदा सफर करेगा उसको बेयर करना है। राइट, लिख ले, ये दोनों नाम लिख ले। कम ऑन राइट इट। बेटा लिख ले, राइट डाउन द टू डेफिनेशंस प्लीज, राइट डाउन द टू डेफिनेशन प्लीज, कम ऑन, क्विक क्विक क्विक, क्विकली लिखें। चलो, अब ये दो वर्ड्स हैं, एक आउटपुट वैट है और एक इनपुट वैट है। मैंने आउटपुट वैट आप कॉपी करें, मैं इनपुट वैट भी लिख रहा हूँ, वो भी आपने कॉपी करना है। सही है, आउटपुट वैट कॉपी करो और मैं इनपुट वैट भी लिख रहा हूँ। बेटा ये लिखें प्लीज, जो कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है राइट इट डाउन, थैंक यू। चलो बेटा, वॉट एवर इज रिटन ऑन द बोर्ड प्लीज कॉपी। दो हेडिंग्स हैं, एक आउटपुट वैट की हेडिंग है, एक इनपुट वैट की। प्लीज, एक आउटपुट वैट की हेडिंग है और एक इनपुट वैट की हेडिंग है।
बेटा प्लीज कॉपी आउटपुट वैट और इनपुट वैट। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। थैंक यू, थैंक यू। लिख लो बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट करें, अपने पास लिखें। अब बात सुनो, सामने यहाँ देखें, यहाँ देखें, एक वर्ड है आउटपुट वैट, एक वर्ड है आउटपुट वैट। अच्छा भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये सोचने वाला टॉपिक है, बार बार आपको फील करना होगा, सोचना होगा, मेरी तरफ गौर से देखना होगा। कुछ बच्चे लेटे लेटे, जरा कैमरा खुलता है सब लेटे पड़े होते हैं। जिसका कैमरा खुलता है लेट के नहीं देखा जाता, लेट के नहीं पढ़ा जाता, नहीं होता कभी। प्रॉपर डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठे या प्रॉपर किसी चेयर पे सोफे पे बैठ के सीधे होके अलर्ट होके बैठ के करें, प्रॉपर मूड होके बैठे, फ्रेश होके बैठे। प्लीज पढ़ रहे हैं आप, मैं खुद अभी इस वक्त एक्टिव होके होश में हूँ पूरे। प्लीज अब यहाँ देखें, कहानी ये है, एक वर्ड है आउटपुट वैट। भाई जब भी कोई रजिस्टर्ड सेलर, कोई दुकानदार, जब भी कोई रजिस्टर्ड सेलर, मेरी तरफ वीडियो में देखें, जब भी कोई रजिस्टर्ड सेलर यानी कोई भी दुकानदार गुड्स बेचता है, कोई भी दुकानदार गुड्स बेचता है, तो वो बेचते समय सामने वालों से वैट चार्ज कर लेता है। सही है, वो बेचते समय सामने वाले कस्टमर से अपनी प्राइस भी ले लेता है और वैट भी ले लेता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी दुकानदार, जैसे पिज्जा हट एक दुकान है, फिर ये KFC एक शॉप है, डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स हैं, डिफरेंट स्टोर्स है ना। तो जो सेलर है, दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो आपको गुड्स बेचते वक्त, वो आपको गुड्स बेचते वक्त आपसे, सामने वाले कस्टमर से वैट कलेक्ट कर लेता है। माल बेचते वक्त सामने वाले कस्टमर से वैट कलेक्ट कर लेता है, और जैसे ही वो वैट कलेक्ट करके अपने जेब में डालता है, जैसे ही वो दुकानदार वैट कलेक्ट करके अपने जेब में डालता है, तो उसको अगले ही सेकंड, उस दुकानदार को अगले ही सेकंड एहसास होता है कि ये वैट उसकी अपनी जागीर नहीं है, ये वैट उसकी अपनी जागीर नहीं है, बल्कि वैट का जो टी है, वीएटी का जो टी है, वो टैक्स है। वीएटी का टी क्या है? टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट का मतलब जीएसटी। तो वो एक हाथ से जो वैट कलेक्ट करता है ना, तो उसको पता है अगले हाथ से उसको गवर्नमेंट को देना है। एक हाथ से कलेक्ट करके गवर्नमेंट, अगले हाथ से गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट का हक है, क्योंकि टैक्स किसका हक है? गवर्नमेंट का हक है। और इसको हम कहते हैं आउटपुट वैट। क्या बोलते हैं? आउटपुट वैट। और याद रखना, ये आउटपुट वैट, सोचो, आउटपुट वैट सेलर के लिए हमेशा लायबिलिटी होगी। आउटपुट वैट सेलर के लिए हमेशा लायबिलिटी होगी। आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे गौर से देखो। सेलर, समझ लो दुकानदार, जब गुड्स बेच रहा होता है, तो बेचते समय अपने कस्टमर से अपनी खुद की प्राइस भी ले लेता है और वीएटी भी, टैक्स भी ले लेता है। जीएसटी बोल दो या वैट बोल दो, वो टैक्स भी कलेक्ट कर लेता है। सही है, दुकानदार को ही तो आप, दुकानदार के हाथ में तो आप पैसे देते हो, तो दुकानदार ने आपसे अपनी खुद की कीमत भी ले ली और टैक्स भी कलेक्ट कर लिया, जीएसटी भी कलेक्ट कर लिया। सही है, लेकिन जैसे ही उसने जीएसटी अपने जेब में डाला, अगले ही सेकंड दुकानदार को एहसास हुआ, कि ये जीएसटी उसकी अपनी जागीर नहीं है, बल्कि उसने एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को देना है, एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को देना है, लौटाना है। तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट वैट। और आउटपुट वैट सेलर की लायबिलिटी होती है। आउटपुट वैट सेलर की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। देखो, पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ो, सोचो, अंग्रेजी पढ़ो, सोचो। व्हेन अ सेलर, प्लीज बेटा पढ़ें, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखें। व्हेन अ सेलर सेल्स गुड्स टू अ कस्टमर, इट चार्जेस वैट फ्रॉम कस्टमर। नाउ दिस वैट he has to return. Now this VAT का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वही सेल्स टैक्स। Now this VAT he has to return to government, गवर्नमेंट का मतलब टैक्स डिपार्टमेंट।
दिस इज कॉल्ड आउटपुट वैट, इसको आउटपुट वैट कहते हैं। एंड इट इज अ लायबिलिटी, ये सेलर की लायबिलिटी होती है, ये सेलर की लायबिलिटी होती है। दैट्स व्हाई इट इज सेड, ये मशहूर डायलॉग है, दैट आउटपुट वैट ऑन सेल्स। आउटपुट वैट कब अराइज होगा? जब आप माल बेचोगे। जब भी आप माल बेचोगे तो आप सामने वाले से वैट कलेक्ट करोगे। आप जब भी माल बेचोगे तो आप सामने वाले से वैट कलेक्ट करोगे, और ये वैट आपने एक हाथ से कलेक्ट करके दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को देना है। इसको हम कहते हैं आउटपुट वैट, इसको हम कहते हैं आउटपुट वैट, इसको कहते हैं आउटपुट वैट, इसको कहते हैं आउटपुट वैट, इसको कहते हैं आउटपुट वैट। ओके, पक्का ये समझ गए? अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, इनपुट वैट। एक और नाम है जिसका नाम है इनपुट वैट। ये देखो इनपुट वैट। इनपुट वैट क्या है सुनो। मैंने पहले आपको बोला था कि वीएटी का, प्लीज दिल से, वीएटी का फाइनल बर्डन, वीएटी का फाइनल बर्डन वो बेयर करता है वन हु कंज्यूम। वीएटी का फाइनल बर्डन वो बेयर करता है वन हु कंज्यूम, जो कंज्यूम कर रहा होता है। सही है? अब सुनो, मैं सिर्फ एक दुकानदार हूँ। दुकानदार का मतलब मिडिल मैन। दुकानदार का मतलब समझ लो मिडिल मैन, जो एक हाथ से गुड्स खरीद के दूसरे हाथ बेचता है, एक हाथ से गुड्स खरीद के दूसरे हाथ बेचता है। सही है? अब दुकानदार जब खुद गुड्स खरीदने जाता है, दुकानदार यानी फाइनल कंज्यूमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, दुकानदार है ये। दुकानदार जब खुद गुड्स खरीदने जाता है या वो खुद खर्चे करता है, दुकानदार जब खुद गुड्स खरीदने जाता है पीछे से सप्लायर से या खर्चे करता है, तो वो खरीदते वक्त, वो गुड्स खरीदते वक्त सामने वाले सप्लायर को भी वैट पे कर देता है। वो गुड्स खरीदते वक्त सामने वाले सप्लायर को भी वीएटी टैक्स पे कर देता है। सही है? तो अब उसने खरीदते वक्त सामने वाले सप्लायर को वैट पे कर दिया, लेकिन अगले सेकंड में उसको एहसास होता है कि आई एम नॉट द एंड यूजर। मैंने ये गुड्स बेचने की नीयत से लिए, मैंने जो भी माल खरीदा है बेचने की नीयत से लिया। आई एम नॉट द एंड यूजर, आई एम नॉट द एंड यूजर। तो फिर ये गवर्नमेंट के पास जाता है, ये सप्लायर, ये दुकानदार गवर्नमेंट के पास जाता है और बोलता है कि मैंने जो वैट पे कर दिया है ना वो मुझे वापस कर दें, मैंने जो वैट पे कर दिया है मुझे वापस कर दें। और क्यों वापस कर दें? क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट द एंड यूजर, बिकॉज आई एम नॉट द एंड यूजर एंड वीएटी बर्डन इज borne by end user। VAT and GST burden is borne by end user, और मैं end user नहीं हूं। तो आपने जो भी VAT पे किया होगा वो आपको आराम से वापस मिल जाएगा। आपने जो भी VAT पे किया होगा वो आपको आराम से वापस मिल जाएगा। और दिस वापसी इज कॉल्ड इनपुट वैट, दिस वापसी इज कॉल्ड इनपुट वैट, दिस वापसी इज कॉल्ड इनपुट वैट। हाँ, और याद रखना, इनपुट वैट जब हमें वापस मिलेगा, इनपुट वैट जब हमें वापस मिलेगा तो दिस इज आवर रिसीवेबल, दिस इज आवर रिसीवेबल। मैं भी 2-3 बार रिपीट करूंगा इनपुट वैट, लेकिन एक बार मैं आपके साथ मिलकर रीड कर रहा हूं। आइए देखें, यहाँ देखें। When a registered seller incurs pays या buys, बेटा खर्चा करता है। जब दुकानदार खर्चा करता है, खुद खर्चा करता है, यानी इन्वेंट्री खरीदता है या एक्सपेंसेस पे करता है। ये देखो, buys expenses और goods, ये वर्ड लिखे हुए हैं। He pays, दिमाग में सोचना शुरू करो। He pays VAT to supplier, अब हमने पे कर दिया है। Now this VAT he can claim फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट से वापस मिल जाएगा। क्या लॉजिक है इसकी? लॉजिक मैंने अलग से लिख दिया। लॉजिक क्या है? देखो लॉजिक देखो, बिकॉज ही इज नॉट द एंड यूजर, बिकॉज ही इज नॉट द एंड यूजर। ये गवर्नमेंट को जाके बोलेगा भाई मैं एंड यूजर नहीं हूं, ये चीजें मैंने अपनी जात के लिए नहीं ली हैं, ये चीजें मैंने अपनी जात के लिए नहीं ली हैं, ये तो मैंने आगे बेचने की नीयत से ली है। तो गवर्नमेंट बोलेगी सही है, आपने जब अपनी जात के लिए चीजें नहीं ली तो आपने जो भी वैट पे किया वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये जो वापस मिलेगा ना, ये हमारा रिसीवेबल है और इसको इनपुट वैट बोलते हैं। Now this is called input VAT, and input VAT is a receivable. Don't forget, input VAT is a receivable. Input VAT is a, that's why it is said input VAT on purchases and expenses. जब आप कोई खरीदारी करते हो या एक्सपेंसेस करते हो तो अब जो वैट अराइज होता है उसको इनपुट वैट बोलते हैं। अब जो वैट अराइज होता है वो इनपुट वैट बोलते हैं। मैं आखिरी बार इनपुट वैट आपके सामने आखिरी बार पेश कर रहा हूं, अब जरूर देख लेना और समझ लेना प्लीज। बेटा जब कोई दुकानदार एक मिडिल मैन होता है, एंड यूजर नहीं होता। एंड यूजर मैं और आप हैं बेटा, एंड यूजर मैं और आप हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग जाके शॉपिंग करते हैं, हम लोग एंड यूजर हैं। जब कोई दुकानदार खर्चा करता है या इन्वेंटोरी खरीदता है बेचने की नीयत से, सही है, इन्वेंटोरी खरीदता है बेचने की नीयत से, तो इन्वेंटोरी खरीदते वक्त जिस सप्लायर से वो इन्वेंटोरी खरीदता है उस सप्लायर को भी वो वैट पे कर देता है। उस सप्लायर से खरीदते वक्त ये दुकानदार भी बेचारा वैट पे कर देता है। तो अब दुकानदार की जेब से भी वैट चलेगी। तो दुकानदार अब गवर्नमेंट के पास जाएगा और बोलेगा भाई मैंने जो वैट पे किया, मैं कोई एंड यूजर थोड़ी हूँ, आई एम नॉट द एंड यूजर, आई बॉट दीज गुड्स फॉर रीसेल। मैंने तो आगे बेचने की नीयत से खरीदी है, मैंने तो ये गुड्स
आगे बेचने की नीयत से खरीदी, आई एम नॉट द एंड यूजर भाई। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बताऊं? ओके, गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, आपने जो भी पे किया है ना वो आपको वापस मिल जाएगा, और ये जो हमें वापस मिलेगा ना, वापस दिस इज आर रिसीवेबल, और इसको इनपुट वैट बोलते हैं। सही है। तो इनपुट वैट कब अराइज होगा? सोचो जब हम खर्चे करेंगे, जब हम खर्चे करेंगे या खरीदारियां करेंगे तब इनपुट वैट अराइज होगा। और आउटपुट वैट कब अराइज होगा? जब हम माल बेचेंगे। आउटपुट वैट कब अराइज होगा? जब हम माल बेचेंगे। सही है। और आउटपुट वैट हमारे लिए लाइबिलिटी और इनपुट वैट हमारा रिसीवेबल है। आउटपुट वैट इज आर लाइबिलिटी और इनपुट वैट हमारा रिसीवेबल है। प्लीज 30 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार फिर पढ़ लें, एक बार फिर पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, पढ़ें, छोटे बच्चों की तरह पढ़ें, यू आर बेबी। पक्का? अब बात सुने, अब मैं आपके सामने एक पूरा जाल बना रहा हूँ। ये पहला जाल होगा जो मैं आपको, जिसमें निज़ाम समझाऊंगा। सही है। ये पहला जाल होगा जिसमें मैं आपको पूरा निज़ाम समझाऊंगा। आप लोग भी इसमें साथ साथ चलिएगा, स्लो 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 मेरा मेरा पीछा कीजिएगा, और मैं आपको इंशाल्लाह बात समझा दूंगा। सही है। अब जो मैं जाल बना रहा हूँ उसमें 3 लोग हैं, एक है सप्लायर, एक है मैन्युफैक्चरर और एक है कस्टमर। देखें, जो मैं निज़ाम बना के आपको समझाने जा रहा हूँ उसमें 3 किरदार हैं मेरे बच्चों। एक है सप्लायर, एक है मैन्युफैक्चरर, एक है सप्लायर, एक है मैन्युफैक्चरर और एक है कस्टमर, यानी एंड यूजर। सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर। सही है। सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर रॉ मटेरियल देगा, सप्लायर समझ लो रॉ मटेरियल देगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फाइनल कस्टमर को दे देगा। आसान लफ्जों में, सप्लायर जो है ना वो प्लास्टिक बेचेगा मैन्युफैक्चरर को, सप्लायर जो है वो प्लास्टिक बेचेगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर उस प्लास्टिक को फाइनल गुड्स यानी मार्कर में कन्वर्ट करके एंड यूजर को दे देगा, मार्कर में कन्वर्ट करके एंड यूजर को दे देगा, एंड यूजर यानी कस्टमर को दे देगा, एंड यूजर यानी कस्टमर को दे देगा। ऐसा ही है। हाँ। अब ठीक है जी। अच्छा बेटा, हमारे चैप्टर का नाम है, ये रहा नाम, वैल्यू एडेड टैक्स, ये नाम है, वैल्यू एडेड टैक्स। दुनिया के कुछ मुल्कों में जैसे पाकिस्तान में इसको जीएसटी के नाम से, जनरल सेल्स टैक्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ मुल्कों में, यूके में वैल्यू एडेड टैक्स है। पहला सवाल, इसको वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बोलते हैं? इसका कोई और नाम रख देते, शाहरुख, सलमान, कोई भी, आमिर, कोई भी नाम रख देते, इसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स ही क्यों रखा? इसके पीछे एक जवाब है। जब भी गुड्स एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाएंगी, जब भी गुड्स एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाएंगी तो एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड होगी 20% की, एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड होगी, 20% की एक वैल्यू ऐड होगी, 20% की एक वैल्यू ऐड होगी, 20% की एक वैल्यू ऐड होगी। ओके। अब यहाँ देखें, मैं बिस्मिल्लाह करने जा रहा हूँ, मैं अपना ये जाल शुरू कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बता दिया, सप्लायर रॉ मटेरियल बेचेगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फाइनल एंड कस्टमर को दे देगा। सही है। अपनी अटेंशन को प्लीज बढ़ाइएगा, मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, अटेंशन बढ़ाएंगे तो समझ जाएंगे। सही है। मेरी तरफ गौर गौर से देखें, मैं रिपीट तो कर रहा हूँ लेकिन आपने देखना बहुत गौर से। ठीक है। अब सुनो, चलो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को 100 रुपए की गुड्स दी, सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को 100 रुपए की अपनी गुड्स यानी रॉ मटेरियल बेचा। सही है। मैंने अभी आपसे कहा था, जब भी गुड्स एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाएंगी तो फिक्स 20% का वैट चार्ज होगा। जब भी गुड्स एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाएंगी तो फिक्स कितना चार्ज होगा? 20%। तो सप्लायर ने जब मैन्युफैक्चरर को गुड्स दी ना, तो 100 रुपए की गुड्स थी, तो 100 रुपए का 20% ले लो, 100 रुपए का 20% ले लो, तो इसने इससे वैट कितना चार्ज किया? इसने इससे 20 रुपए का वैट चार्ज किया, तो टोटल लिए 120। होश में आ जाए। इसका मतलब सप्लायर ने जब मैन्युफैक्चरर से
इसका मतलब सप्लायर ने जब मैन्युफैक्चरर को गुड्स बेची, सप्लायर ने जब मैन्युफैक्चरर को गुड्स बेची, तो इसने अपनी खुद की प्राइस 100 रुपए ली, इसने अपनी खुद की प्राइस 100 रुपए ली और उस पे 20% यानी 20 रुपए का वैट भी चार्ज किया। उस पे 20% यानी 20 रुपए का वीएटी भी चार्ज किया, तो 100 रुपए प्लस 20 रुपए, 100 रुपए प्लस 20 रुपए कितना होते हैं? 120। इसका मतलब सप्लायर ने जब मैन्युफैक्चरर को गुड्स बेची तो 100 रुपए की अपनी खुद की प्राइस ली, 100 रुपए की अपनी खुद की प्राइस ली और 20 रुपए का वैट लिया। यानी सप्लायर ने बेचते समय मेरी तरफ मैन्युफैक्चर से 120 रुपए ले लिए, सप्लायर ने बेचते समय मैन्युफैक्चर से 120 रुपए ले लिए, 120 रुपए ले लिए। लेकिन अगले ही 1 सेकंड बाद सप्लायर को एहसास हुआ, अगले ही 1 सेकंड के बाद सप्लायर को एहसास हुआ कि इसने 120 रुपए में से सिर्फ 100 रुपए इसके अपने हैं, 120 रुपए में से सिर्फ 100 रुपए इसके अपने हैं, बाकी 20 रुपए इसने एक हाथ से लिए हैं, बाकी 20 रुपए एक हाथ से लिए और दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को लौटाने। बाकी 20 रुपए सप्लायर ने एक हाथ से मैन्युफैक्चर से लिए और दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को लौटाने। और याद करो सप्लायर इस केस में सेलर है, सेलर। तो ये 20 रुपए जो होगा ना, इधर देखो, ये 20 रुपए होगा ना, आउटपुट वैट होगा, ये 20 रुपए आउटपुट वैट होगा और ये 20 रुपए सप्लायर ने गवर्नमेंट को लौटाना है, ये 20 रुपए सप्लायर ने गवर्नमेंट को लौटाना है। इसका मतलब फिर देख लो, आंखें खोलो, सप्लायर ने जब मैन्युफैक्चरर को बेचा, सप्लायर ने जब मैन्युफैक्चरर को गुड्स बेची तो इससे अपनी खुद की प्राइस ली 100 रुपए। सप्लायर ने जब मैन्युफैक्चरर को गुड्स बेची तो इसने बेचते वक्त इसने अपनी खुद की प्राइस ली 100 रुपए और बाकी 20 रुपए का वैट एक चार्ज किया इसने मैन्युफैक्चरर से। और ये 20 रुपए का वैट इसने एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को देना, क्योंकि वीएटी का जो टी है वो टैक्स है, वीएटी का जो टी है वो क्या है? टैक्स है, सही है। तो वो टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा। तो देखो इसने 20 रुपए कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिए। अब आए मैन्युफैक्चरर, आराम से सुने बेटा। मैन्युफैक्चरर ने अभी मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर को टोटल 120 रुपए दिए हैं। मेरी तरफ देखें प्लीज। अभी मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर को 120 रुपए दिए हैं। अभी मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर को 120 रुपीज दिए हैं, पक्का, जिसमें से 100 रुपए की प्राइस पे की और 20 रुपए का वैट। तो अब मैन्युफैक्चरर, इधर देखें, मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट के पास गया, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट के पास जाके नॉक किया और बोला यार मैंने जो अभी 20 रुपए का वैट पे किया ना, मैंने अपनी जात के लिए पे नहीं किया, मैंने जो 20 रुपए का वैट पे किया मैंने अपनी जात के लिए पे नहीं किया। आई एम नॉट द एंड यूजर, आई हैव बॉट दीज गुड्स फॉर रीसेल, मैंने तो बेचने की नीयत से लिए, मैं खुद एंड यूजर नहीं हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुम एंड यूजर नहीं हो, ठीक है, तो जो आपने वैट पे किया है, जो भी आपने 20 रुपए का वैट पे किया है वो आपको वापस मिल जाएगा, जो भी आपने 20 रुपए का वैट पे किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। और इधर देखें, मैन्युफैक्चरर को इनपुट वैट वापस मिलेगा कितना? 20 रुपए का। मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ क्योंकि ये इसका रिसीवल है। मैन्युफैक्चरर ने जो भी वैट पे किया है 20 रुपए का, वो उसे वापस मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरर ने जो भी वैट पे किया है 20 रुपए का, वो उसे वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर एंड यूजर नहीं है, सही है। अब तवज्जो, मैन्युफैक्चरर ने दिन रात मेहनत की और उस प्लास्टिक को मार्कर में कन्वर्ट कर दिया, यानी फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया। मैन्युफैक्चरर ने दिन रात मेहनत करके उस प्लास्टिक को मार्कर यानी फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया, सही है। अब आंखें खोलो, मैन्युफैक्चरर अब आगे बेचेगा, अब मैन्युफैक्चरर आगे कस्टमर को बेचेगा तो खुद सेलर बन जाएगा। तो इधर देखें, मैन्युफैक्चरर ने आगे जब बेची ना तो 200 रुपए में बेची। मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट रख के आगे जो बेची 200 रुपए में बेची, सही है। अब मैन्युफैक्चरर खुद एक सेलर बन गया। सुनो, मैन्युफैक्चरर खुद एक क्या बन गया? सेलर। तो मैंने कहा था जब भी गुड्स एक चैनल से दूसरे चैनल पे मूव होंगी, जब भी गुड्स एक चैनल से दूसरे चैनल पे मूव होंगी, हाँ, तो एक फिक्स 20% का वैट चार्ज होगा। जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को बेचेगी तो फिक्स 20% का वैट लेगी। अब बताओ, मैन्युफैक्चरर कस्टमर को बेच रहा है 200 रुपए में, बताओ 200 रुपए का 20% अप्लाई करो। इधर देखो, ये बेचते वक्त 200 रुपए का 20% सब बच्चे अप्लाई करें, 40 होता है। 200 का 20% होता है 40। यहाँ देखें, तो इसका मतलब इधर देखें, मैन्युफैक्चरर जब कस्टमर को चीज बेच रहा होगा, आंखें खोलो, मैन्युफैक्चरर जब कस्टमर को चीज बेच रहा होगा तो इससे अपनी खुद की प्राइस लेगा 200 रुपए, इससे अपनी खुद की प्राइस लेगा 200 रुपए और 40 रुपए का वैट लेगा, इससे अपनी खुद की प्राइस लेगा 200 रुपए और 40 रुपए का वैट लेगा, तो टोटल 240 कलेक्ट करेगा। मैन्युफैक्चरर कस्टमर को चीज बेचते वक्त अपनी खुद की प्राइस लेगा 200 रुपए और 40 रुपए का वैट लेगा, इन टोटल 240 लिए। इधर देखें जेब की तरफ,
जैसे ही इसने टोटल 240 लिए, जैसे ही इसने टोटल 240 लिए, तो अगले ही सेकंड में इसका ज़मीर जिंदा था, ये जिंदा था। इसको फौरन एहसास हो गया कि 240 में से सिर्फ 200 रुपए इसके अपने हैं। मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को गुड्स बेचते वक्त जो टोटल 240 रुपए रिसीव किए ना, जो टोटल 240 रुपए रिसीव किए, टोटल 240 रुपए रिसीव किए ना, उसमें से सिर्फ 200 इसके अपने हैं, बाकी 40 रुपए जो है ना वो आउटपुट वैट है। बाकी 40 रुपए आउटपुट वैट है और वो एक हाथ से लेके इसने दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को देना है। इधर देखो, तो मैन्युफैक्चरर की बुक्स में आउटपुट वैट कितना आया, देखो 40। अब जरा आप मैन्युफैक्चरर के एंगल से देखें, जरा मैन्युफैक्चरर के एंगल से देखें। मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट से वापस लेने थे 20 रुपए, और से सोचें, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट से वापस लेने हैं 20 रुपए और गवर्नमेंट को देने हैं 40 रुपए। मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट से वापस कितने लेने हैं, 20 रुपए, और गवर्नमेंट को देने 40। तो 20 लेने 40 देने, तो नेट वीएटी पेबल कितना है, सोचो। नेट वीएटी पेबल इस मैन्युफैक्चरर की बुक्स में आया 20 रुपए का। हाँ, और यहाँ ये जाल खत्म हो गया है, यहाँ ये जाल खत्म हो गया है, यहाँ ये जाल खत्म हो चुका है, यहाँ ये जाल खत्म हो चुका है। अब सुने, बताओ फाइनल एंड यूजर कौन है, कस्टमर ये रहा। इधर देखें, मैंने हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। अब आप मुझे बताएं कस्टमर की जेब से कितने गए। कस्टमर की जेब से वैट गया है 40 रुपए का, ये नजर आ रहा है। कस्टमर की वॉलेट से वैट गया है 40 रुपए का। पहला सवाल, क्या कस्टमर किसी से क्लेम कर सकता है वापस? नहीं भाई, कस्टमर के लिए ही तो वैट बना है, कस्टमर के लिए ही तो वैट बना है, तो कस्टमर किसी से क्लेम नहीं कर सकता। कस्टमर किसी से क्लेम नहीं कर सकता। कस्टमर इज द एंड यूजर, कस्टमर इज द एंड यूजर, कस्टमर इज द एंड यूजर, इसी के लिए तो वैट बना है। अगर इसने भी जाके क्लेम कर लिया तो वो क्या डायलॉग है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना, पूरा निजाम ही तबाह हो जाएगा ना। भाई हम लोग कस्टमर्स हैं, हमारे लिए ही तो वैट बना है, हमारे ही जेब से तो पैसे निकलवाने हैं। हम ही तो इस कारोबार का ईंधन है हम लोग, हमारे जेब से ही तो पैसे निकलवाने थे। तो कस्टमर ने जो 40 रुपए दिए ना, वो कस्टमर को वापस नहीं मिल सकते हैं, प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। अब कस्टमर ने जो 40 रुपीज पे किए, वो वैट के नाम से पे किए। कस्टमर ने 40 रुपीज वैट के नाम से पे किए, और वैट का वीएटी का जो टी है वो टैक्स है। कस्टमर के जेब से जो 40 गए हैं वो टैक्स है, टैक्स वीएटी है। तो टैक्स तो गवर्नमेंट का हक होता है ना। तो देखते हैं ये 40 रुपए गवर्नमेंट की जेब तक कैसे पहुंचे, देखते हैं ये 40 रुपए गवर्नमेंट की जेब तक कैसे पहुंचे। इधर देखें, इधर देखें, 20 रुपीज, इधर देखो, 20 रुपीज थ्रू मैन्युफैक्चरर एंड 20 रुपीज थ्रू सप्लायर। 20 रुपीज थ्रू मैन्युफैक्चरर और 20 रुपीज थ्रू सप्लायर, पूरे 40 रुपए गवर्नमेंट की जेब तक पहुंच गए। पूरे 40 रुपए गवर्नमेंट की जेब तक पहुंच गए, 20 रुपीज थ्रू मैन्युफैक्चरर एंड 20 रुपीज थ्रू सप्लायर। और से सोचें, कस्टमर की जेब से, फाइनल कस्टमर जो एंड यूजर था उसकी जेब से 40 रुपए गए थे ना, तो वो 40 रुपए डेफिनेटली गवर्नमेंट की जेब तक पहुंचने चाहिए थे, और पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे? 20 रुपीज थ्रू मैन्युफैक्चरर and 20 rupees through supplier, 20 rupees through manufacturer and 20 rupees through suppliers। सर कैसे, समझाता हूं, इधर देखें, सामने देखें। सप्लायर ने 20 रुपए का वैट गवर्नमेंट को दिया, और मैन्युफैक्चरर ने भी 20 का दिया कट कटा के, तो गवर्नमेंट की जेब में 40 पहुंच गए। अच्छा, अब मेरा एक डायलॉग सुनो। इस पूरे जर्नी में मेरी तरफ देखें, इस पूरे जर्नी में सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक पाई का बर्डन भी नहीं पड़ा वैट का। इस पूरे जर्नी में, इस पूरे सफर में सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक पाई का भी वैट का बर्डन नहीं पड़ा। बच्चे ने कहा साबित करो, मैंने कहा देखो स्क्रीन पे देखना शुरू करो यार। सप्लायर ने जब गुड्स बेची थी, ये देखो, सप्लायर ने जब गुड्स बेची थी तो बेचते बेचते समय एक हाथ से वैट कलेक्ट किया और दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को दे दिया। सप्लायर ने जब गुड्स बेची थी तो एक हाथ से 20 रुपए कलेक्ट करके दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को दे दिया, तो सप्लायर के ऊपर खुद कोई भी बर्डन नहीं आया। सप्लायर के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों खुद कोई भी बर्डन नहीं आया। अच्छा, मैन्युफैक्चरर के एंगल से देखो, मैन्युफैक्चरर ने जब गुड्स खरीदी थी, मैन्युफैक्चरर ने जब गुड्स खरीदी थी, तो खरीदते वक्त जो भी वैट पे किया था वो पूरा वापस मिल गया। भाई खरीदते वक्त जो भी वैट पे किया था वो चुपचाप पूरा वापस मिला। और जब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बेची थी तो एक हाथ से वैट कलेक्ट करके दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को पूरा दे दिया। तो यकीन करें मेरे प्यारे बच्चों, मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी एक पाई का बर्डन नहीं आया, सारा का सारा बर्डन एंड यूजर पे आया, कस्टमर पे आया। यही वैट का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, यही वीएटी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, यही वीएटी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, अब मैं यहाँ 1 मिनट चुप हूँ, आप ये जाल बनाएं, फिर मैं इसके एंट्रीज। असल बेटा हमारे कोर्स में टैक्स नहीं है, टैक्स तो असल में पार्ट 2 का एक पेपर है, पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है, ये सब वापस से पढ़ोगे आप लाइफ में। हम यहाँ अकाउंटिंग सीख रहे हैं, इन सब चीजों की अकाउंटिंग मैं आपके सामने भी करूंगा। आप पहले ये कॉपी कर लें, आप ये कॉपी करें, चलो ये पूरा जाल कॉपी करें, प्लीज एक्टिव होके कॉपी करें।
बेटा ये लिख लें, ये पूरा जाल लिखें, सब लिखें, सब लिखें। बेटा लिख लें। चलो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं अब जो कुछ किया है ना, मैं उसकी डबल एंट्रीज बना रहा हूँ। आराम आराम, प्यार प्यार से डबल एंट्री सुने। फिर डबल एंट्री करने के बाद मैं आपको लेजर यानी टी अकाउंट जो आप लोग नहीं बनाते थे उस तरह समझाऊंगा। आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। कॉन्फिडेंस और होश मेरे मेरे मुझे देखें कौन से। चलो पहले सप्लायर की बुक्स में एंट्री बनाते हैं। ये देखें, ये रहा सप्लायर इज सेलर। हाँ, सप्लायर सेलर है। देखो बेटा, सप्लायर समझ लो जो मैन्युफैक्चरर को गुड्स बेच रहा है। नहीं तो देखें, सप्लायर अभी अभी जो मैन्युफैक्चरर को गुड्स बेच रहा है, समझ लो वो क्रेडिट सेल्स कर रहा है। बेटा मेरी तरफ देखें, सप्लायर मैन्युफैक्चरर को कुछ जो गुड्स बेच रहा है वो क्रेडिट सेल कर रहा है। सुनो, सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को खुद की चीजें जो बेची है, इधर देखो, वो 100 रुपए की बेची है, 20 रुपए का वैट भी उससे कलेक्ट करेगा। यानी सप्लायर मैन्युफैक्चरर को जब माल बेचेगा तो उससे अपने खुद के पैसे लेगा 100 रुपए, और 20 रुपए का वैट लेगा। 20 रुपए का क्या लेगा? वैट। तो टोटल सामने देखें, सप्लायर मैन्युफैक्चरर को जब गुड्स बेचेगा, सप्लायर मैन्युफैक्चरर को जब गुड्स बेचेगा तो सामने वाले से टोटल 120 रुपए कलेक्ट करेगा। सामने वाले से 100 रुपए अपने, 20 रुपए गवर्नमेंट के, 100 रुपए अपने, 20 रुपए गवर्नमेंट के, तो टोटल 120 रुपए कलेक्ट करेगा। तो ये अपनी बुक्स में रिसीवेबल, ये देखो, ये अपनी बुक्स में रिसीवेबल 120 रुपए का बुक करेगा। ये अपनी बुक्स में रिसीवेबल 120 रुपए का बुक करेगा। सही है। अच्छा, इस डील में सप्लायर की खुद की सेल्स 100 रुपए की हुई है। इस डील में सप्लायर की अपनी खुद की सेल्स, अपनी खुद की सेल्स 100 रुपए की हुई है। और हम सब ने बचपन में एंट्रीज पढ़ी है, सेल्स हमारी इनकम होती है। तो ये सेल्स यानी इनकम 100 रुपए की बुक कर लेगा। बच्चे ने कहा डबल एंट्री बैलेंस नहीं है। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। बाकी जो 20 रुपए है ना, वो सप्लायर ने एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को देने। बाकी 20 रुपए एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को देने। तो वो आउटपुट वैट है, और हम सबको पता है आउटपुट वैट इज अ लायबिलिटी। आउटपुट वैट इज अ लायबिलिटी। आउटपुट वैट इज अ लायबिलिटी। ये आ गया 20 रुपए। ओके, राइट। ये आपके पास ये आपके पास बेटा क्रेडिट सेल्स विथ वैट की एंट्री आ गई। ये आपके पास क्रेडिट सेल्स विथ वैट की एंट्री आ गई। आराम से इस एंट्री को अभी लिखना नहीं, अभी सोचना है, अभी सोचना है। देखो, रिसीवल डेबिट सेल्स क्रेडिट और आउटपुट वैट क्रेडिट। रिसीवल डेबिट सेल्स क्रेडिट और आउटपुट वैट क्रेडिट मैंने ऊपर नोट्स में भी लिखाया था। वेन एवर यू डू सेल्स, आउटपुट वैट इज क्रिएटेड। याद है, सेल्स करते वक्त आउटपुट वैट क्रिएट होता है। सेल्स करते वक्त आउटपुट वैट क्रिएट होता है, और आउटपुट वैट आपकी लायबिलिटी है। सही। अब कोई मुश्किल बात नहीं है। जब जब ये सप्लायर, देख लो, ये सप्लायर, जब ये सप्लायर क्रेडिट सेल्स कर रहा है, जब ये सप्लायर क्रेडिट सेल कर रहा है, तो उसी वक्त मैन्युफैक्चरर क्रेडिट परचेज कर रहा होगा। जब सप्लायर क्रेडिट सेल कर रहा है तो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा होगा? क्रेडिट परचेज कर रहा होगा। आइए,
मैन्युफैक्चरर की बुक्स में ये क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बनाता हूँ, मैन्युफैक्चरर की बुक्स में क्रेडिट परचेज की एंट्री बनाता हूँ, आराम से बनेगी। जब सप्लायर की बुक्स में रिसीवेबल 120 का है, जब सप्लायर की बुक्स में रिसीवेबल 120 का है, तो मैन्युफैक्चरर की बुक्स में पेबल 120 का होगा। हाँ, जब सप्लायर की बुक्स में रिसीवेबल 120 का है, जब सप्लायर उससे 120 मांग रहा है, तो मैन्युफैक्चरर ने उसको 120 देने, तो मैन्युफैक्चरर की बुक्स में पेबल 120 का होगा। अच्छा, जब सप्लायर ने अपनी खुद की सेल्स 100 रुपए बुक की है, तो मैन्युफैक्चरर की खुद की परचेज भी 100 रुपए है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने अल्टीमेटली चीज 100 रुपए में ही खरीदी है। मैन्युफैक्चरर की अपनी परचेजेस 100 रुपए है। हाँ, इधर देखें और जरा सोचो, मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर को 120 रुपए दे रहा है, मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर को 120 रुपए देने का है, उसमें से 20 रुपए तो उसको वापस मिल जाएंगे ना, 20 रुपए मैन्युफैक्चरर को वापस मिलेगा ना इनपुट वैट के नाम से, जो कि रिसीवेबल है। तो इनपुट वैट के नाम से रिसीवेबल को डेबिट कर देना, इनपुट वैट के नाम से रिसीवेबल को डेबिट कर देना। और याद रखना भाई, ये लॉजिक सुन लो, इनपुट वैट इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि इनपुट वैट हमारा रिसीवेबल है, इनपुट वैट इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि इनपुट वैट हमारा रिसीवेबल है। तो देख लें बेटा, एक तरफ मैंने क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनाई है विथ वैट, और एक तरफ क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बनाई है विथ वैट। एक तरफ क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनाई है सप्लायर की बुक्स में, और एक तरफ क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बनाई है मैन्युफैक्चरर की बुक्स में। सही है, यहाँ देखें। अब मैन्युफैक्चरर ने बाद में चीजें बेची भी हैं, होश में आए, मैन्युफैक्चरर ने, ये देख लो, ये देखो, बाद में चीजें बेची भी हैं। सही है, तो मैन्युफैक्चरर की बुक्स में एक और सेल्स की एंट्री भी बनेगी, ये देख लो, मैन्युफैक्चरर की बुक्स में एक सेल्स की एंट्री बनेगी। बताओ, मैन्युफैक्चरर ने जब कस्टमर को कुछ बेची, तो उससे 200 रुपए की अपनी प्राइस लेगा, एंड यूजर वाली चीज बता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर ने जब फाइनल कस्टमर को चीज बेची, तो उससे 200 रुपए की अपनी प्राइस लेगा और 40 रुपए का वैट, तो सामने वाले से टोटल 240 रुपए लेगा, सामने वाले से टोटल कितने लेगा, 240। हाँ, अच्छा, ये जो आखिरी वाली सेल हुई, आखिरी वाली सेल की बात कर रहा हूँ, इस सेल में मैन्युफैक्चर की अपनी खुद की सेल्स, मैन्युफैक्चर की अपनी खुद की सेल्स 200 रुपए। इस फाइनल वाली गेम में, जो आखिरी गेम हुई है, उसमें मैन्युफैक्चरर की खुद की सेल्स सेल्स हमारी इनकम होती है 200 रुपए। और अब आखिरी बात सुनो, मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरर ने जब फाइनल एंड यूजर को मैन्युफैक्चरर ने जब फाइनल एंड यूजर को गुड्स बेची है, तो उससे 40 रुपए का वैट भी तो कलेक्ट किया है। मैन्युफैक्चरर ने जब फाइनल एंड यूजर को गुड्स बेची है, तो उससे 40 रुपए का वैट भी तो कलेक्ट किया है, तो वो एक हाथ से 40 रुपए लेके दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को देना है। तो ये आ जाएगा आउटपुट वैट 40, ये आ जाएगा आउटपुट वैट 40 रुपीज, ये आ जाएगा आउटपुट वैट 40 रुपीज। हाँ, सही। अभी आप गौर से देख लें, सब लिख लें, ये तीनों एंट्रीज कॉपी करें, आराम से कॉपी करें। देखें, एक ये एंट्री है, देखो, एक ये एंट्री है, जो कि सब देखें, ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री है, सप्लायर की एंट्री है। सही है, सप्लायर की एंट्री है। ये मैन्युफैक्चरर की क्रेडिट परचेजेस की एंट्री है विथ वैट। हाँ, और फिर ये मैन्युफैक्चरर की क्रेडिट सेल्स की एंट्री है विथ वैट, क्रेडिट सेल्स की एंट्री है विथ वैट। ओके, प्लीज। बेटा ये लिखें, एंट्रीज लिखें प्लीज, ऑल ऑफ यू राइट द एंट्रीज।
चलो अब मैन्युफैक्चरर जागे जागे प्लीज। इधर मैन्युफैक्चरर की बुक्स में दो एंट्रीज बनी है, देखें। एक ये खरीदते वक्त और ये बेचते वक्त, ये नजर आ रहा है। मैन्युफैक्चरर की बुक्स पे राइट हैंड साइड पे देखो स्क्रीन की दो एंट्रीज बनी है। अब मैं मैन्युफैक्चरर के लिए एक अकाउंट बना रहा हूँ, देखो वीएटी का अकाउंट, कोई मुश्किल बात नहीं है। बेटा आप लोगों ने बचपन में इसी तरह तो पढ़ा है कि पहले आप एंट्रीज बनाते थे फिर लेजर बनाते थे। अब आओ देखो, मैन्युफैक्चरर ने एक बार आउटपुट वैट क्रेडिट हो रहा है, ये देखो इस एंट्री में, ये वाली एंट्री देखो, इस एंट्री में आउटपुट वैट क्रेडिट हो रहा है, देखो राइट साइड भी। तो अकाउंट में आके मैंने यहाँ लिखा आउटपुट वैट, ये देखो आउटपुट वैट 40 रुपए का यहाँ क्रेडिट हो गया। और मैन्युफैक्चरर की ही बुक्स में एक बार वैट डेबिट भी हो रहा है, देखो ये रहा। मैन्युफैक्चरर की बुक्स में एक बार ये वैट डेबिट हो रहा है, इनपुट वैट डेबिट हो रहा है, नजर आ रहा है। तो अब देखें इस अकाउंट में आया और मैंने यहाँ लिखा इनपुट वैट, सब देखो यार। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर के एंगल से देखो, सुकून से देखो, इसके टी अकाउंट में 40 रुपए क्रेडिट साइड पे, नहीं 40 रुपए की लाइबिलिटी थी और 20 रुपए का रिसीबल है। 40 रुपए की लाइबिलिटी और 20 रुपए का रिसीबल, तो कट कटा के जरा सोचो, कट कटा के क्लोजिंग लाइबिलिटी, याद है तुमने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, कट कटा के जो क्लोजिंग लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे आता है, कट कटा के क्लोजिंग लाइबिलिटी 20 की नहीं आ जाएगी, कट कटा के क्लोजिंग लाइबिलिटी 20 की नहीं आ जाएगी, कट कटा के क्लोजिंग लाइबिलिटी 20 रुपए की नहीं आ जाएगी, सोचो। और जरा एक और बात सोचो, जब तुम मैन्युफैक्चरर की, इधर देखें, जब तुम मैन्युफैक्चरर की बुक्स में मैनुअली सॉल्व कर रहे थे, यहाँ देखें, तो वही नेट वेट पेबल 20 रुपए का आ रहा था। जब तुम मैन्युफैक्चरर की बुक्स को बगैर टी अकाउंट बनाए सॉल्व कर रहे थे तो भी नेट वेट पेबल कितना आ रहा था, 20 रुपए का आ रहा था। आपने अकाउंट बना के सॉल्व किया तो भी आपके पास देखें क्लोजिंग वेट पेबल 20 रुपए का आ गया। तो जरा ये अकाउंट भी कॉपी करें, ये अकाउंट भी कॉपी करो। चलो अकाउंट में एक बार आउटपुट वेट 40 रुपए का क्रेडिट हुआ, देखो ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री देखो, ये वाली एंट्री, और एक बार ये वाली एंट्री मैंने पोस्ट की। तो एक बार आउटपुट वैट 40 का क्रेडिट हो रहा है, एक बार इनपुट वैट 20 का डेबिट हो रहा है, तो कट कटा के क्लोजिंग वैट पेबल 20 का आ जाएगा। अब बेटा ये अकाउंट लिखें, अकाउंट भी कॉपी कर लें। एक सवाल आया, आउटपुट और इनपुट वैट का लेजर एक ही बनेगा? यस, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक ही है ना, टैक्स डिपार्टमेंट तो एक ही है ना, उसी से डील करना है, टैक्स डिपार्टमेंट एक ही है, उसी से डील करना है। जी बिल्कुल। अब चलो ये वैट का अकाउंट बना लिया आप लोगों ने, बेटा रिप्लाई तो करें, कम्युनिकेट करें प्लीज। चलो अब मैंने क्या करा, इधर देखें, यहाँ देखें, यहाँ जरा सिंपल सी बात करूंगा। हमने गवर्नमेंट से लेने, हमने गवर्नमेंट को पे करने 40 और गवर्नमेंट से लेने हैं 20, गवर्नमेंट को पे करने 40 और लेने कितने 20, तो कट कटा के गवर्नमेंट को 20 रुपए देने। अज्यूम करते हैं हम लोग इतने खानदानी लोग हैं कि हम लोगों को नींद ही नहीं आती जब तक अपना कर्जा ना लौटा दें। दुनिया में ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं आज भी कि जिनको रात को नींद नहीं आती जब तक वो अपना कर्जा ना लौटा दें, यानी वो उधार के साथ नहीं सो सकते। ऐसे अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में आज, सुने। तो हम लोग भी लेटेस्ट से ऐसे ही खानदानी लोग हैं। अब जरा सोचो, हमने गवर्नमेंट को 40 रुपए देने थे और 20 रुपए लेने थे, कट कटा के 20 रुपए देने थे। तो मैंने पीरियड के एंड पे अपने अपने असिस्टेंट को बोला जाओ चेकबुक लेकर आओ। मैंने पीरियड के एंड पे अपने असिस्टेंट को बोला चेकबुक लेकर आओ, इधर देखो, और मैंने 20 रुपए का चेक बना के गवर्नमेंट के नाम भिजवाया। तो इधर देखो, इधर देखो, जैसे ही मैंने पेमेंट करी ना तो यहाँ आ जाएगा 20 रुपए, देखो यहाँ पेमेंट आ गई और अब कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। तो अगर आप कभी गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे, अगर आप कभी गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे तो यहाँ वैट के अकाउंट में इस साइड पे आ जाएगा, ये होगी पेमेंट, पेमेंट टू टैक्स डिपार्टमेंट, पेमेंट टू टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट भिजवा दोगे तो क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो जाएगा, सीधी बात है ना। अगर आपने सारी की सारी पेमेंट टैक्स डिपार्टमेंट को भिजवा दी
तो आपका क्लोजिंग बैलेंस सीधा सीधा 0 हो जाएगा। लिख लो भाई, ये भी लिख लें, ये भी छोटा सा लिख लें, लिख लो भाई। पेमेंट भिजवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक या कैश, और आपकी क्लोजिंग बैलेंस। फिर अगर सारी पेमेंट भिजवा दी तो 0 हो जाएगा। अगर आपने अपना पूरा उधार पे ऑफ कर दिया तो क्लोजिंग बैलेंस विल बी 0, दैट्स इट। नहीं बेटा, पेमेंट क्रेडिट साइड पे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वैट का अकाउंट, ये देखो, वैट डेबिट हो रहा है और बैंक खुद क्रेडिट हो रहा होगा। पैसे गए तो बैंक क्रेडिट होगा और वैट डेबिट होगा। वैट डेबिट और बैंक, वैट पेबल है, वैट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डेबिट, लाइबिलिटी का खुद का अकाउंट डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट हो रहा है। सोचो, ये जो मैंने अकाउंट आपके सामने बनाया हुआ है, ये बैंक का अकाउंट नहीं है, ये वैट का अकाउंट है। लिख लिया भाई? बोलो, लिख लिया? बोलो भाई। अब देखें, मैं आपकी खिदमत में एक फुल फ्लैश कंप्लीट अकाउंट बना रहा हूं आपके सामने, एक पूरा का पूरा अकाउंट बना रहा हूं। इधर देखें, कंप्लीट, जिसमें सारी चीजें मैं आपके सामने लिख देता हूं। चलो सारी चीजें लिख देता हूं, आराम से सुने। ये देखें, ये देखें, यहाँ देखें, वीएटी लिखा। सिर्फ यूं सोचो, अज्यूम करते हैं कि अभी हमने एक अकाउंट बनाया था, उसमें क्लोजिंग बैलेंस था ना। तो अगर हमारा रनिंग बिजनेस होगा, कई सालों से चला आ रहा है, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग लायबिलिटी होगी, देखो वो इस साल की ओपनिंग लायबिलिटी यहाँ आ जाएगी। सुनो, ये होगा ओपनिंग वैट पेबल, ये होगा ओपनिंग वीएटी पेबल। सही है? कई बार ऐसा होगा कि हमारा रनिंग बिजनेस होगा, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा। सही है? अब आउटपुट वैट हमेशा हमारा इस साइड पे आएगा, क्योंकि आउटपुट वैट हमारी लायबिलिटी होती है। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने सेल्स की होगी तो आउटपुट वैट इस साइड पे आएगा, आउटपुट वैट लायबिलिटी होती है। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने खर्चे किए होंगे, यानी परचेजेस वगैरह की होंगी, तो इनपुट वैट बेटा आपका यहाँ आ जाएगा। ओके। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट्स भिजवाई होंगी, अभी पढ़ा था, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट्स भिजवाई होंगी तो यहाँ आ जाएगा। सही है? और फाइनली आपका ये क्लोजिंग, ये होगा आपका क्लोजिंग वैट पेबल। अगर कुछ बचा हुआ होगा तो ये कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ये होगा क्लोजिंग। सही है? और इस बैंक का मतलब क्या है? पेमेंट्स टू टैक्स डिपार्टमेंट, पेमेंट्स टू टैक्स डिपार्टमेंट। ओके। मेरी आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप इस अकाउंट को आराम से कॉपी करके अपने पास बड़ा बड़ा लिख के ब्लैक एंड व्हाइट करें। ये अकाउंट बहुत बार आता है एग्जाम में, ये अकाउंट बहुत एग्जामिन होने वाली चीजें, ये लिख लें। बेटा ये अकाउंट कॉपी करें, सब करें, जरूरी चीजें, जो चीज जरूरी है मैं कह रहा हूँ वाकई कॉपी करनी है। अब यहाँ देख लें भाई, लिख लिया? अब मैं आपके सामने एक दो चीजें लिखता हूँ। एक होता है, यहाँ देखें, ये नजर आ रहा है, सप्लायर ने कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको सिखानी है, कुछ टर्मिनोलॉजीज, नाम। सप्लायर ने जब मैन्युफैक्चरर को गुड्स बेची थी, देखिए मैंने स्क्रीन जरा बड़ी की है, सप्लायर ने जब मैन्युफैक्चरर को गुड्स बेची थी तो उसने बेचते वक्त अपनी खुद की प्राइस 100 रुपए रखी थी ना। उसने बेचते वक्त अपनी खुद की प्राइस क्या रखी थी? 100। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्लूसिव। वो सेलिंग प्राइस जिसमें वैट शामिल ना हो।
वो सेलिंग प्राइस जिसमें वैट शामिल ना उसको एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस बोलते हैं, सही है। उस एक्सक्लूसिव प्राइस में जैसे ही आप वैट ऐड करते हो ना, तो अब जो नीचे वाली 120 रुपए वाली प्राइस है ना, वो इंक्लूसिव है। वो कौन सी है बेटा? इंक्लूसिव है। आराम से सुने बेटा, सप्लायर ने जब मैन्युफैक्चरर को गुड्स बेची थी तो इसने अपनी खुद की प्राइस कितनी ली थी? 100 रुपए इसकी अपनी प्राइस थी, और इसने 20 रुपए का वैट ऐड किया था, तो टोटल 120 थी ना। तो जो प्राइस हमारी अपनी प्राइस होती है जिसमें वैट शामिल नहीं होता, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ वैट। उसमें आप जैसे ही वैट ऐड करते हो, तो अब जो तीसरी प्राइस आती है ना 120 रुपए, वो सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ वैट है। अच्छी तरह देख लें, यहाँ देख लें, इंक्लूसिव। 100 रुपए एक्सक्लूसिव है, 20 रुपए वैट ऐड हुआ, तो 120 रुपए इंक्लूसिव आ गई। तो मैं पहला फॉर्मूला, मैं आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट अच्छे अच्छे फॉर्मुलाज लिख रहा हूँ, वो देखें। पहला फॉर्मूला ये रहा, ये देखो। अगर आज के बाद आपको कभी भी सेलिंग प्राइस, ये देखें, आराम से सोचे भी, सिर्फ लिखे नहीं, कभी भी आपको सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ वैट निकालना है, सोचें, सिर्फ सोचें, फील करें। तो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ वैट में आपने वीएटी ऐड कर देना है, तो आपके पास ये पहला फॉर्मूला बन गया, ये रहा। सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव, वो सेलिंग प्राइस जिसमें वैट शामिल है, वो कैसे निकलती है? एक्सक्लूसिव वाली प्राइस में वैट ऐड कर दो, एक्सक्लूसिव वाली प्राइस में वैट ऐड कर दो, तो सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ वैट आ जाती है। अभी नहीं लिखना, अभी सिर्फ सोचें, सिर्फ सोचें, सिर्फ सोचें, प्लीज सोचें। अब आ जाओ इधर देखो, ये देखो, अब इधर देखो, ये एक्सक्लूसिव प्राइस आपकी 100 रुपए थी। तो कभी भी आपको एक्सक्लूसिव प्राइस निकालनी हो और डायरेक्ट वैट निकालना हो, एक्सक्लूसिव प्राइस गिवन हो, एक मिनट, 100 रुपए वाली एक्सक्लूसिव प्राइस थी और वैट निकालना हो, तो डायरेक्ट आपने 20% लगाया था ना। इस 100 रुपए पे डायरेक्ट 20% लगाया था, तभी तो 20 रुपए आया था। 100 रुपए पे 20% लगाया था तो 20 रुपए आ गया था। तो आओ इधर देखो, एक फॉर्मूला और। अगर कभी भी आपको, ये देखें, वीएटी निकालना हो और गिवन हो, यहां देखें भाई, आपको गिवन हो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ वैट, तो आप डायरेक्ट 20% अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट 20% अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी आपको वैट निकालना हो और एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो, कभी भी आपको वैट निकालना हो और एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो, एक्सक्लूसिव वाली, एक्सक्लूसिव का मतलब जिसमें वैट शामिल नहीं है, ठक 20% अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। मैं एविडेंस दूं, ये देखो, ये देखो, यहाँ 100 रुपए की प्राइस थी, आपने डायरेक्ट 20% अप्लाई करा, डायरेक्ट 20 रुपए का वैट आ गया। अब आओ इधर, इधर इस एग्जांपल में देखो, ये वाली एग्जांपल, इसमें आपके पास 200 रुपए की एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस थी, इसमें आपके पास 200 रुपए की एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस थी। 200 रुपए पे आपने 20% अप्लाई करा, डायरेक्ट 40 रुपए नहीं आ गया था? हाँ। तो आज के बाद कभी भी नहीं भूलना, आज के बाद कभी भी नहीं भूलना कि आपके पास अगर एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइसेस गिवन हो, आपके पास अगर एक्सक्लूसिव 20 सेलिंग प्राइस गिवन हो, तो डायरेक्ट 20% वैट लगाना, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट 20% वैट लगाना, आंसर आ जाएगा। अब कभी कभार रिवर्स वर्किंग भी आती है, मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा, एविडेंस सुनो। अगर कभी आपको ये वाली सेलिंग प्राइस गिवन हो इंक्लूसिव, ये देखो नीचे वाली, ये वाली 120, आपको कभी 120 यानी इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो, आपको 20 रुपए, 120 रुपए यानी इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो, और अब वैट निकालना हो, इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो और अब वैट निकालना हो, तो अब एक फॉर्मूला है, आइए देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, अब ये नई बात लिख रहा हूं। ये फ्रैक्शन है, देखो, अगर कभी भी इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो, तो उस इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, 20/120, 20/120, 20/120, रेडीमेड फ्रैक्शन दे रहा हूं, साबित कर देता हूं। कभी भी इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो और वैट निकालना हो, तो इंटू 20/120 करना, वैट आ जाएगा। देख लो पहले एक नजर। बच्चे ने कहा आप साबित करें, आप सही बोल रहे हैं, मैंने कहा मैं कर रहा हूं, आ जाओ, अपने हाथ में कैलकुलेटर रखो, चलो अपने हाथ में कैलकुलेटर रखो, दो एविडेंस दे रहा हूं, कैलकुलेटर हाथ में रखो, चलो बेटा, ये 120 रुपए इंक्लूसिव है, ये 120 रुपए इंक्लूसिव है, जरा अपने कैलकुलेटर में लिखो 120 इंक्लूसिव प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120 करो। ये अपने कैलकुलेटर में जहां भी बैठे हो लिखो, 120 आपकी इंक्लूसिव प्राइस है, 120 आपकी इंक्लूसिव प्राइस है, इसको 20/120 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है।
120 को 20/120 से मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा, देखो यही वैट आ जाएगा, यही 20 रुपए का वैट आ जाएगा, यही आंसर आएगा। आया? एक और एविडेंस आ गया, एक और, इधर आओ चलो। इस वाले किस्से में, इस वाले किस्से को देखो, इस वाले किस्से में आपके पास इंक्लूसिव प्राइस 240 है। आंखें खोलो, इस वाले किस्से में आपके पास इंक्लूसिव प्राइस कितनी है? 240। स्क्रीन पे नजर आ रहा है? अब लिखो इंक्लूसिव प्राइस 240 है, लिखो कैलकुलेटर में 240, कैलकुलेटर में लिखो 240 मल्टीप्लाई बाय 20/120। बेटा लिखेंगे कैलकुलेटर में 240 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 करो, कितना आ रहा है? यही 40 रुपए आ गया होगा, यही आ गया होगा। 240 मल्टीप्लाई बाय 20/120 आया? 240 ये इंक्लूसिव प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 20/120। हाँ भाई आ रहा है, आ रहा है, वेरीफाई हो गया। तो ये मेरे 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 दिल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, ये फॉर्मूलाज बिल्कुल सही हैं, ये बिल्कुल सही और मुनासिब फॉर्मूलाज हैं। आप लोगों को बार बार अब ये यूज होंगे कि अगर पहली लाइन पढ़ो, इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस निकालनी है तो एक्सक्लूसिव प्राइस में वैट ऐड कर लेना। नंबर 2, वीएटी निकालना हो और एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो तो डायरेक्ट 20% लगाना। वीएटी निकालना हो और इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो तो 20/120। ये तीनों फॉर्मुलाज अपने कॉपी में लिखें, अपने रजिस्टर कॉपी में लिखें, ये फॉर्मुलाज लिख लें प्लीज। यस कांस्टेंट है, ये फ्रैक्शन कांस्टेंट है, ये वाला, ये फ्रैक्शन कांस्टेंट है, बस जहन में डाल लो, कुछ भी नहीं है, फिक्स फ्रैक्शन है भाई, आपको डरने की जरूरत नहीं है, एतबार कर लो। बेटा ये तीनों फॉर्मुलाज लिखें प्लीज। कर लिया? अब चलो, अब आज अभी जो हमने मेहनत शुरू करनी है ना, हम मिलकर मेहनत करेंगे, उसमें हमें हर अगले मिनट पे ये अकाउंट बनाना है। देखो ये वाला अकाउंट, ये अकाउंट नजर आ रहा है, बार बार ये अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस आपको वैट की लायबिलिटी का तैयार गिवन होगा, आउटपुट वैट निकालना होगा, इनपुट वैट निकालना होगा, पेमेंट्स तैयार गिवन होंगी और क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा, यही काम करना होगा। अच्छा, तुम लोग अभी तक जान चुके होगे कि आउटपुट वैट हमेशा सेल्स पे आ रहा होता है, जब सेल्स होती है तो उस पर आउटपुट वैट होता है, और परचेजेस और खर्चों पे इनपुट वैट होता है। सेल्स पर कौन सा वैट होता है बोलो बेटा? आउटपुट वैट। और परचेजेस और खर्चों पे कौन सा वैट होता है? इनपुट वैट होता है। सही है? ओके। अच्छा, एक बात कभी नहीं भूलना, देखो यहाँ ये लिख दिया है, कभी भी कोई भी वैट निकालना हो, चाहे आउटपुट या इनपुट, आउटपुट वैट और इनपुट वैट सब वैट ही है तो वैट ही ना। कभी भी आपने वैट निकालना हो कोई भी वाला, और अगर आपको ये वाली एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन हो, देखो याद रखना, एक्सक्लूसिव प्राइसेस गिवन हो तो डायरेक्ट 20% लगाओगे, वैट आ जाएगा। और इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन होगी तो इंटू 20/120, ये नहीं भूलना। एक्सक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन होगी तो डायरेक्ट 20% लगाना, तो वैट आ जाएगा। और इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन होगी तो 20/120। सही।
चलो बेटा, अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अपनी अपनी बुक में। ये सवाल, ये वैल्यू एडेड टैक्स का चैप्टर ढूंढे। मैं खुद पहला सवाल कराऊंगा। वैल्यू एडेड टैक्स का चैप्टर अपनी बुक में ढूंढे, कौन सा पेज है जरा निकालें, मुझे बताएं। बीच में होगा कहीं, पेज नंबर बताएं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पेज नंबर 34 बेटा, पेज नंबर 34 पे, पेज नंबर 34 अपनी बुक का अपने सामने रख लें। अगर आपकी FA1 वाली बुक है तो FA1 की बुक में पेज नंबर 34 होगा, सही है। बाकी मैंने भी स्क्रीन पे लगाया हुआ है। अब पहला सवाल मैं कराऊंगा और फिर अगले 3 सवाल मैं आप लोगों से कराऊंगा। सुनो, पहला सवाल मुझे तरीके से करने दो, सही है। पहले से मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो क्लोजिंग वैट लाई ये निकालनी है, देखो। तो आपको इस सवाल में हकीकत में बनाना क्या है बताऊँ, इधर देखो, इधर देखो। आपको इस सवाल में एक अदद ये VAT का अकाउंट बनाना है, बस। सब यहाँ देखें आराम से, बहुत प्यार से चलें। आपको इस सवाल में एक अदद ये VAT का अकाउंट बनाना है, सही है। अब सवाल में देखें, सेल्स भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है। मैं यूज करूंगा, डोंट वरी। सेल्स और परचेजेस दोनों गिवन है, ठीक है। अब आपको पता है वैट लायबिलिटी एट 1 जनवरी 08, ये ओपनिंग लायबिलिटी, ये देखो, ये ओपनिंग साल के शुरू में वैट की लायबिलिटी कितनी है, 20,000। ये देखो वैट के अकाउंट में आया और ओपनिंग लायबिलिटी मैंने लिख दी 20,000। देख लें, वैट लायबिलिटी एट 1 जनवरी 08 20,000। अब आपको वैट अकाउंट बनाना सिखाया था, ये रहा, देखो ये रहा वैट अकाउंट, याद है, ये रहा वैट अकाउंट। वैट अकाउंट नजर आ रहा है लाइट ब्लू पेन से, देखें वैट अकाउंट नजर आ रहा है। तो मुझे अब आउटपुट वैट और इनपुट वैट सब निकालना होगा। ये देखें, मैं अब निकाल रहा हूँ, इधर देखें। आपको पता है आउटपुट वैट हमेशा सेल्स पे अराइज होता है। आउटपुट वैट किस पे आता है, सेल्स पे। बताओ सेल्स कितनी गिवन है, सामने देखें। सेल्स 5 लाख है, सेल्स 5 लाख है, सेल्स 5 लाख है। और आगे पढ़े ब्रैकेट में एक्सक्लूसिव है ना, सेल्स की जो प्राइसेस गिवन है वो एक्सक्लूसिव है ना। तो एक्सक्लूसिव प्राइसेस जब भी गिवन हो तो आप डायरेक्ट क्या अप्लाई करते हो, याद है। एक्सक्लूसिव प्राइसेस गिवन हो, वैट निकालना हो, तो डायरेक्ट 20% अप्लाई करते हो। तो आपने जैसे ही डायरेक्ट 20% अप्लाई करा, 1 लाख आ गया। ये 1 लाख तुम्हारा आउटपुट वैट निकल आया। ये 1 लाख तुम्हारा आउटपुट वैट आ गया। बेटा याद करो, सेल्स पे हमेशा आउटपुट वैट आता था, 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 सेल्स पे हमेशा आउटपुट वैट आता था। अब बताओ परचेजेस, खर्चे है ना, परचेजेस पे आएगा इनपुट वैट, परचेजेस पे क्या आएगा बेटा, इनपुट वैट। आराम से देखें यहाँ, इनपुट वैट कितनी परचेजेस है, 3 लाख की है। और आंखें खोल के देखो, ये 3 लाख एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, बताओ। 3 लाख एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, साफ लिखा हुआ है इंक्लूसिव। ये जो 3 लाख की प्राइस है ये इंक्लूसिव है। मैंने अभी बोला था कि कभी भी बेटा इंक्लूसिव प्राइस गिवन हो, कभी भी इंक्लूसिव प्राइस गिवन हो तो इनटू 20 डिवाइडेड बाय 120, बताओ कितना आया। 3 लाख इंटू 20 अपॉन 120 करो, 50,000 आ गया, ये आ गया 50,000। अब देखें, यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड बोथ आउटपुट वैट और इनपुट वैट, दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब चुपचाप अकाउंट में फिट कर रहे हैं, देखें आपने लिखना नहीं है अभी। आउटपुट वैट यहाँ आता है, याद है, लाइबिलिटी है। आउटपुट वैट कितना है भाई, 1 लाख यहाँ लिख दिया। देखें यहाँ इनपुट वैट हमारा रिसीवेबल इस साइड पे आएगा, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन में जाएं, ये लिख दिया। अब क्वेश्चन में देखें, टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ पैसे भिजवाए हमने, टैक्स डिपार्टमेंट को हमने कुछ पैसे भिजवाए, ये देखें। ड्यूरिंग द ईयर, हमारा नाम है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स पेड कितना, 25,000 टू टैक्स अथॉरिटी। पढ़ो, टैक्स डिपार्टमेंट को हमने 25,000 भेजे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना। टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट भिजवाइए, तो ये देखो यहाँ आ जाएगा बैंक, 25,000, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अब उसने रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है, कह रहा है बताओ क्लोजिंग वैट की लाइबिलिटी बता दो, क्लोजिंग वैट की लाइबिलिटी बता दो। तो आराम से बता सकते हैं, अपने हाथ में कैलकुलेटर लें बेटा। राइट हैंड साइड पे पहले ओपनिंग लाइबिलिटी थी 20, ओपनिंग 20 था, फिर 1 लाख से बढ़ी 20,000 और 1 लाख, 1 लाख 20,000 होता है। 20,000 और 1 लाख, 1 लाख 20,000 होता है। 1 लाख 20 में से ये दोनों लेस करो, 50 और 25। 1 लाख 20,000 राइट हैंड साइड पे, हैवियर साइड राइट हैंड साइड है, याद है पढ़ा है लेजर। हैवियर साइड राइट हैंड साइड है। 1 20 में से 75 लेस करो, 1 20 में से 75 लेस करो बेटा, कितना आया, 45,000। ये आपका पहला सवाल आराम से हो चुका है। पहला सवाल मेरे प्यारे प्यारे अजीज डियर स्टूडेंट्स हो चुका है, पहला सवाल हो चुका है। प्लीज कॉपी।
पहला सवाल हो चुका है, प्लीज कॉपी कर लें। कर लिया बेटा, जिन्होंने ये कर लिया है सबने ही कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करें, ये देखें आपके सामने, और देखो ये 3 और 4 आपके पास बुक में पेज होगा ना, बुक का जो भी पेज आप अपनी बुक में ढूंढ लें, पेज नंबर वैसे FA1 की बुक में 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करें, 3 और 4, ये 4 सवाल आपने करने हैं। 1 मैंने करा दिया, 2, 3 और 4 करें। 2, 3 और 4 आराम से करें, हमेशा बच्चे कर लेते हैं, फिर मैं भी करा रहा हूँ। 1 करा दिया, 2, 3 और 4 करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 करें बेटा, इसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करें, क्वेश्चन नंबर 3, 4 करें, 4। क्या आया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? क्या है बोलो? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ क्या आया। ख्याल रखना, जहां इंक्लूसिव सेल्स होगी, इंक्लूसिव प्राइसेस गिवन होंगी, वहां 20/120 होगा।
और जहां एक्सक्लूसिव प्राइस गिवन होगी वहां डायरेक्ट 20% होगा। करो बेटा। हाँ, कुछ बच्चों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2, बाकी लोग भी करें, बाकी लोग भी करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 करें, क्वेश्चन नंबर 3 करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 5 नहीं करना, मना कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। कर लिया? मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ, देखें। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है। या आप लोग चलें 1-2 मिनट और ले लें। 1, 2, 3 एंड 4 करना है आप लोगों ने। 2, 3 एंड 4 प्लीज। 2, 3 एंड 4। चलो मैं अब स्टार्ट करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखें, ये तो 1 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सेल्स के ऊपर आउटपुट वैट आएगा, यहीं निकाल देता हूं। देखो सेल्स पे आएगा आउटपुट वैट, पक्का। सेल्स कितनी है? 4 लाख, और वो इंक्लूसिव है। हाँ, सेल्स है 4 लाख और वो इंक्लूसिव है। तो जब भी इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस गिवन होती है तो आपको पता है ना 20/120 आता है। तो 40,000 इंटू 20/120 कर लो। 40,000 इंटू 20/120 मेरे ख्याल से 666667 यही आएगा, ठीक है। अब परचेजेस पे आता है इनपुट वैट। परचेजेस पे आता है इनपुट वैट। परचेजेस कितनी है? 2.5 लाख की है, और परचेजेस इस बार है एक्सक्लूसिव। परचेजेस क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सक्लूसिव प्राइसेस गिवन है तो डायरेक्ट 20% लगेगा। डायरेक्ट 20% लगेगा, ये आ गया 50,000। सही है, ओके। तो आपके पास आउटपुट वैट और इनपुट वैट दोनों आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास आउटपुट और इनपुट दोनों आ गए। तो यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपके पास आउटपुट वैट और इनपुट वैट दोनों आ गए। अब अकाउंट बनाएं, चलें। ये रहा अकाउंट, ये आपने बनाया वीएटी का अकाउंट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में ओपनिंग वैट लायबिलिटी अगेन 20,000 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ओपनिंग वैट लायबिलिटी अगेन 20,000 है। बहुत आराम से चलें। आपके पास आउटपुट वैट कितना है ये देखें। आउटपुट वैट है, अल्लाह खुश रखे, 66667। इनपुट वैट कितना है आपके पास? 50,000। बताएं टैक्स अथॉरिटीज को कितनी पेमेंट हुई है? 30,000। ये रही टैक्स अथॉरिटीज को 30,000 की पेमेंट हुई है, तो लाइबिलिटी 30 से कम हो जाएगी। सही है। अब देखें, यहाँ देखें, इन दोनों को राइट साइड को ऐड करें, ये 86667 आ रहा है माइनस 80,000।
तो क्लोजिंग बैलेंस विल बी 6667, ये आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। किसी का आया था क्वेश्चन नंबर 2 6667। क्वेश्चन नंबर 2 is 6667. Question number 2 is 6667. Question number 2 is 6667. Question number 2 is 6667. अब अब लिख लिया भाई, बोलो लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सेल्स है तो आउटपुट वैट आएगा, बिल्कुल आएगा। आउटपुट वैट कितना आएगा बताओ। सेल्स है 4 लाख की और वो एक्सक्लूसिव है। क्या है बेटा, एक्सक्लूसिव है, तो 4 लाख पे डायरेक्ट 20%, एक्सक्लूसिव में डायरेक्ट 20%, 80,000 आ गया। हाँ, परचेजेस आपके पास कितनी है, 320। इनपुट वैट, इनपुट वैट कितना है, 3,20,000 की परचेजेस है और वो इंक्लूसिव है। परचेजेस बेटा इंक्लूसिव है, तो जब भी इंक्लूसिव प्राइसेस गिवन होती है तो आप क्या करते हैं, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120 करो। 3,20,000 इंटू 20/120 करो, आंसर दो। 320 डिवाइड बाय इंटू 20/120, कोई बच्चा सॉल्व करके दे। 533, थैंक यू, 53333, सही है। चलो मैं अकाउंट बना रहा हूं आपके सामने वीएटी का, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओपनिंग लायबिलिटी चेक करें बेटा, 30,000 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यू विल हैव ओपनिंग लायबिलिटी ऑफ 30,000। फिर आपके पास बताएं बेटा आउटपुट वैट कितना है। आउटपुट वैट है आपके पास 80 का, इनपुट वैट है आपके पास 53333 का, सही है। अच्छा बताएं बेटा कोई पेमेंट्स हुई है आपकी, 15,000 रुपये आपने पेमेंट की है, 15,000 की आपने पेमेंट की है, तो ये यहाँ जाएगी। चलो बताओ बेटा क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है। क्लोजिंग लायबिलिटी क्वेश्चन नंबर 3 में कितनी है, देखो 80 और 30 मेरे ख्याल से 110 होता है, 110 में से ये दोनों लेस करो, क्लोजिंग बैलेंस बताएं। माय डियर स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस बताएं। यही आ रहा है 416667 या 4166। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन नंबर 3, देख लो। किसी का हुआ था बताओ बेटा, रिप्लाई करें, या आप लोगों से हुआ था, सब रिप्लाई करो।
अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सेल्स है 4,80,000 की, तो आउटपुट वैट कितना आएगा? आउटपुट वैट आएगा 480,000। बेटा बताओ, ये इंक्लूसिव है ना? सेल्स इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में इंक्लूसिव है ना? तो इंटू 20/120, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, यही है। कितना आया बेटा बताओ? 80,000 का आउटपुट वैट आया। अब बताएं इनपुट कितना आएगा? इनपुट वैट कितना आएगा बच्चों? इधर देखो, परचेजेस है आपके पास 400,000 की। परचेजेस कितनी है? 400,000 की। और वो एक्सक्लूसिव प्राइस है, तो डायरेक्टली यू विल हैव टू अप्लाई 20%। ये भी 80 आ जाएगा। सही। चलो ये देखें, ये आपका वीएटी का अकाउंट बनाया। टेल मी दी ओपनिंग वैट लायबिलिटी कितनी है यहाँ? 60। आउटपुट वैट भी 80 है, आउटपुट भी 80 है, इनपुट भी 80 है। ओके, बोथ आर सेम। एंड व्हाट आर दी पेमेंट्स? पेमेंट्स हैं 20,000 रुपए की। आपने टैक्स अथॉरिटी को जो पे किया है वो 20,000 रुपए पे किया है, तो योर क्लोजिंग बैलेंस विल बी 40,000। सही है, योर क्लोजिंग बैलेंस विल बी 40,000। देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही हुआ था? बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 सही हुआ था? बोलो भाई, सब बच्चे बताएं, प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज रिस्पॉन्ड। अब अगली चीज है आपके पास इररिकवरेबल। अब एक और चीज है, छोटी सी नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इररिकवरेबल इनपुट वैट। इररिकवरेबल इनपुट वैट, चलो बड़ा तरीके से समझाता हूँ, इन्वॉल्व होकर सुने, बिल्कुल गौर से सुने। यहाँ देखें बेटा, ये एक सप्लायर है, सामने देखें। सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को लेटेस्ट से एक मशीन बेची। सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को एक मशीन बेची 10,000 रुपए की। सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को मशीन बेची 10,000 रुपए की, और इससे वैट लिया 20%, तो 2,000 रुपए आ गया। तो सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर से टोटल कितना लिया? 10 प्लस 2 10 प्लस 2 10 प्लस 2 12,000। तो मैन्युफैक्चरर की जेब से गए 12,000। मैन्युफैक्चरर के जेब से गए 12,000। सही है। अब मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट को बोला, यार मैं तो बस एक मिडिल मैन हूं, तो मैंने ये जो भी खर्चा किया बिजनेस के लिए किया है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, सुनो, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आपने 12,000 में से जो 2,000 का वैट पे किया वो आपको वापस मिल जाएगा। आपने 12 में से जो 2 का वैट पे किया वो आपको वापस मिल जाएगा। दिस वापसी इज कॉल्ड इनपुट वैट। दिस वापसी इज कॉल्ड इनपुट वैट। तो बताओ, 12,000 इसने पे किया था और इसको वापस मिला 2,000, तो इसको घर में कॉस्ट कितनी पड़ी? 10 की। सबको एक बार सोचना होगा, सबको एक बार सोचना जरूर होगा। देखो, विदाउट थिंकिंग काम नहीं हो सकता। बेटा, मैन्युफैक्चरर ने अभी अभी सप्लायर से जब ये मशीन या जो भी चीज खरीदी थी, मैन्युफैक्चरर ने अभी अभी सप्लायर से मशीन या जो भी चीज खरीदी थी, तो खरीदते वक्त टोटल 12,000 पे किए थे। मैन्युफैक्चरर की जेब से टोटल 12,000 गए थे, जिसमें से 2,000 का वैट शामिल था। अब मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट के पास गया, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप 2,000 वापस ले लें। आप एक मिडिल मैन है, आप 2,000 वापस ले लें। तो 2,000 वापस मिल गए, तो 12 में से 2 वापस मिले, तो घर में चीज 10 की पड़ गई ना। घर में चीज 10 की पड़ गई ना। 12 में से 2 वापस मिले, तो घर में चीज 10 की नहीं पड़ी। तो यहां से एक कायदा, एक उसूल सीख लें, एक कायदा और एक उसूल सीख लें कि जिन चीजों पर टैक्स डिपार्टमेंट हमें इनपुट वैट वापस दे देता है, वो चीजें हमें अल्टीमेटली सस्ती पड़ रही होती है। जिन चीजों पर टैक्स डिपार्टमेंट हमें इनपुट वैट वापस दे रहा होता है, वो चीजें अल्टीमेटली हमें सस्ती पड़ रही होती हैं। सोचो ना, हमारे जेब से 12 गए थे
और 2 वापस मिले तो हमें चीज 10 की नहीं पड़ गई? हमें चीज 10 की नहीं पड़ गई? हाँ, तो जिन चीजों पे टैक्स डिपार्टमेंट हमें इनपुट वैट वापस करता है वो चीजें अल्टीमेटली हमें सस्ती पड़ जाती हैं। वो चीजें हमें अल्टीमेटली सस्ती सस्ती चीप 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 सस्ती पड़ जाती हैं। हाँ, लिखो, ये लिखो, जल्दी लिखो। एक्टिव, ये लिखो, फिर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, लिखो, नोट डाउन प्लीज। अब इधर देखो, अगर जरा सोचो, सिर्फ एक पल के लिए सब मिलके सोचते हैं, सोचना जरूरी है। मैन्युफैक्चरर ने अभी अभी 12,000 रुपए दिए थे। मैन्युफैक्चरर ने जब मशीन खरीदी तो 12,000 दिए थे। अगर ये गवर्नमेंट के पास जाता, देखो इधर मेरी स्क्रीन पे देखना, देखें, अगर ये गवर्नमेंट के पास जाता और गवर्नमेंट बोलती नहीं हम वापस नहीं कर रहे, देखो ये वाली चीज मना कर देती। गवर्नमेंट कहती है हम वापस नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है हम वापस नहीं कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी नहीं है, इस चीज पर हमारी पॉलिसी नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट इनपुट वैट वापस करने से इनकार कर देती तो चीज हमें 12 की पड़ती ना, फिर हमें ये मशीन 12,000 की पड़ती ना। अगर लेटेस्ट से गवर्नमेंट कहती कि हमारी पॉलिसी ही नहीं है इस फला चीज पे वापस करने की, हमारी पॉलिसी नहीं है इस फला खर्चे पे इनपुट वैट वापस करने की, तो ऐसी सूरत हाल में वो चीज आपको 12,000 की पड़ती, यानी महंगी पड़ती। तो याद रखना, आज के बाद अगर गवर्नमेंट कभी किसी चीज पर इनपुट वैट वापस करने का मना कर दे, किसी खर्चे पर इनपुट वैट वापस करने का मना कर दे, तो ऑटोमेटिकली वो खर्चा महंगा हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो चीज हमें महंगी पड़ती है। यानी महंगी पड़ने का मतलब गवर्नमेंट हमें उस चीज से डिस्करेज कर रही होती है, डिस्करेज। अब आओ, टॉपिक का नाम क्या है? इररिकवरेबल इनपुट वैट। टॉपिक का नाम क्या है? इररिकवरेबल इनपुट वैट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दुकानदार भी उस खर्चे पर इनपुट वैट क्लेम नहीं कर सकता, और वो है कार। सही। गाड़ियां जो आप अपने बिजनेस में खरीद के अपने एम्प्लॉयज को देते हो, एम्प्लॉयज उसका कुछ प्राइवेट यूज भी कर रहे होते हैं, राइट? तो अगर गाड़ी खरीदी जाएगी ना, तो गाड़ियों पर इनपुट वैट नहीं मिलेगा वापस, गाड़ियों पर इनपुट वैट वापस नहीं मिलेगा। उसकी लॉजिक क्या है बेटा? ये हमारा कोर्स यूके से इन्फ्लुएंस्ड है, हमारा ये कोर्स यूके से इन्फ्लुएंस्ड है। और अगर आप गौर करें तो लंदन में ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, लंदन में ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, तो वो लोग डिस्करेज करते हैं गाड़ियां खरीदने से, वो लोग डिस्करेज करते हैं गाड़ियां खरीदने से। तो जरा सोचो, जब गाड़ियों पर इनपुट वैट वापस नहीं मिल सकता, जब गाड़ियों पर इनपुट वैट वापस नहीं मिल सकता, तो ऑटोमेटिकली गाड़ियां मुल्क में महंगी हो जाएंगी। देखो ना, जब टैक्स डिपार्टमेंट ने धुतकार दिया कि गाड़ियों पर इनपुट वैट वापस नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली गाड़ियां मुल्क में महंगी हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली गाड़ियां मुल्क में महंगी हो जाएंगी, गाड़ियां मुल्क में महंगी हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली गाड़ियां मुल्क में महंगी हो जाएंगी। हाँ, पक्का। तो आज के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो जितने भी खर्चे होंगे सब पे इनपुट वैट मिलेगा, लेकिन गाड़ी का नाम आ गया तो वो लाइन छोड़ देना। गाड़ी के लाइन पे 20/120 या 20% अप्लाई नहीं करना, उस पर कुछ वापस नहीं मिलता। गाड़ियों पर कोई इनपुट वैट वापस नहीं मिलता है, गाड़ियों पर कोई इनपुट वैट वापस नहीं मिलता है, बाय लॉ मना है। और उसकी लॉजिक मैंने आपको दे दी है, इसलिए ताकि लोग डिस्करेज हों गाड़ियों से। मैंने पहले ही कहा है कि लंदन वगैरह में ट्रैफिक का बहुत इशू है, तो वो लोग जानबूझ के गाड़ियों को महंगा करना चाहते हैं, वो लोग जानबूझकर गाड़ियों को महंगा करना चाहते हैं। हाँ जी। अब अब मेरी अर्ज सुने, एक और चीज है, मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए लिख देता हूँ, जनरल नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, वैसे इतना FA1 और ये ACCA के अकाउंटिंग में इतना आता नहीं है। एक और चीज है जो एक्स्ट्रा लिख लो, एक्स्ट्रा, ओनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस, या जिसको हम बोलते हैं स्टॉक ड्रॉइंग्स। देखो मेरी तरफ देखो, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, आराम से सुने।
मैं एक सुपरमार्केट का ओनर हूं, मैं एक सुपरमार्केट का ओनर हूं, प्लीज। आज मैंने कुछ इन्वेंटरी खरीदी, आज मैंने कुछ शान मसाले, इन्वेंटरी, पेप्सी वगैरह खरीदी, सुपरमार्केट वाले खरीदते हैं ना, और इन्वेंटरी खरीदते ही मैंने जो भी वैट पे किया था ना, तो उस पे मैंने इनपुट वैट क्लेम कर लिया, मैंने उस पे इनपुट वैट क्लेम कर लिया गवर्नमेंट से। और अब मैंने इनपुट वैट क्यों क्लेम करा? क्योंकि इन्वेंटरी मैं बेचने की नीयत से लेता हूँ, इन्वेंटरी मैं आगे बेचने की नीयत से लेता हूँ, तो मैं खुद तो फाइनल यूजर नहीं हूं ना, मैं एंड यूजर तो नहीं हूं ना, इन्वेंटरी का मैं खुद एंड यूजर नहीं हूं, मैं तो बेचता हूं आगे। लेकिन अल्लाह की शान, मैंने इन्वेंटरी खरीदी कि अचानक से घर से कॉल आ गई, मेरे घर से ही कॉल आ गई कि यार घर में दावत है, जरा शान मसाले भेजना, घर में दावत है, पेप्सी, कोक, शान मसाला, ये सब चीजें भेज दें, मसाले वसाले सब भेज दो। तो अब मैंने क्या करा बताऊं, वही गुड्स जो मैंने बेचने की नीयत से ली थी, अब मैं अपने घर ले गया, अब मैं अपने ही घर ले गया, तो अब नाउ आई एम माई सेल्फ, आई एम दी एंड यूजर, अब मैं खुद एंड यूजर हूं, अब मैं खुद एंड यूजर हूं। तो ऐसी सूरत हाल में अब गवर्नमेंट क्या बोलती है बताऊं, अब आपको इनपुट वैट क्लेम करने का कोई हक नहीं है, अब तो आप खुद एंड यूजर बन गए, अब तो आप खुद एंड यूजर बन गए। तो अगर ओनर कभी किसी चीज का प्राइवेट यूज खुद यूजर बन जाए ना, ओनर यानी बिजनेसमैन खुद एंड यूजर बन जाए और वो खुद घर ले जाके चीज यूज करना शुरू कर दे, तो फिर उसे इनपुट वैट क्लेम करने का कोई हक नहीं है, फिर उसे इनपुट वैट क्लेम करने का कोई हक नहीं है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया है, ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है। बहरहाल आप लोग सिर्फ जहन में ये रखना कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और कहीं गाड़ी का नाम आ जाए, कहीं गाड़ी का नाम आ जाए, तो गाड़ियों पर इनपुट वैट क्लेम नहीं करना, गाड़ियों पर इनपुट वैट क्लेम नहीं करना, सही है। अच्छा, एक और छोटी सी बात यहाँ देखें, जिस तरह अभी तक आपके अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे होता था ना, आपके वीएटी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे होता था ना, अब कभी कभार डेबिट साइड पे भी आएगा। तो अगर डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस होगा तो दैट विल बी योर वैट रिसीवेबल, सही है। चलो इसको कॉपी करो, 30 सेकंड दे रहा हूँ, कॉपी करो जल्दी, टाइम कम है, और फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा के क्लास ऑफ करूंगा। चलो देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ट्राई करें, देखते हैं आप लोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में भी है, मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में भी है, मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया है, इररेलेवेंट चीजों को छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में भी है, मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया है, इररेलेवेंट चीजों को छोड़ देना। स्टार्ट करें, ट्राई योर लक। इसमें भी वही वैट का अकाउंट बनाना है, वही वीएटी का अकाउंट बनाना है। चलो करो बेटा करो।
चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बस ये आज का लास्ट का सवाल है, सुनो बेटा। देखिए ओपनिंग बैलेंस खुद मुंह से कह रहा है 1000 डेबिट इस साइड पे आ रहे हैं। अब ये रिसीवेबल है, देखो ओपनिंग बैलेंस 1000 डेबिट आ रहा है। अब बताएं सेल्स पे आउटपुट वैट होता है और परचेजेस पे इनपुट वैट। ये देखें मैंने यहाँ लिखा आउटपुट वैट, बेटा इधर देख लें कितना है, सेल्स 50,000 है और सेल्स क्लियर नजर आ रहा है, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है तो डायरेक्ट 20% लगेगा। एक्सक्लूसिव प्राइस पे डायरेक्ट 20% लग जाता है, ये आ गया 10,000। और मेरे प्यारे बच्चे परचेजेस पे इनपुट वैट आता है, परचेजेस पे क्या आता है, इनपुट वैट आता है, सही है। कितना है परचेजेस, 70,000 का है, इंक्लूसिव है तो इंटू 20/120 कर दें, इंक्लूसिव है तो इंटू 20/120 कर दो, करो 70,000 इंटू 120/120 कितना होता है, देखो बताओ, 11667, 11667। ओके चलो अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ। आउटपुट वैट इस साइड पे आता है, आउटपुट 10,000 है बेटा, देखें आराम से। इनपुट वैट इधर आता है 11667। अब देखें क्वेश्चन में दो लाइंस इररिलेवेंट है, देखें दो लाइंस फजूल है। अ कार वॉज परचेज, ये वाली भी कार है, ये भी कार है, कार वाली लाइंस किसी काम की नहीं है, कार वाली लाइन किसी काम की नहीं है। बेटा गाड़ियों वाली लाइन को देखते ही छोड़ देना, गाड़ियों पर इनपुट वैट वापस नहीं मिल सकता। गाड़ी वो खर्चा है जिसपे इनपुट वैट वापस नहीं मिल सकता, उसको छोड़ दें, वो टाइम वेस्ट करने वाली चीज है, सही है। अब आज से पहले इधर सोचें, आज से पहले हम गवर्नमेंट को वैट देते थे, याद है, हम गवर्नमेंट को वैट देते थे तो यहां आता था, बेटा याद करो, हम गवर्नमेंट को देते थे तो बैंक यहां आता था। अब क्या लिखा है, जरा अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, क्या लिखा है। अब लिखा है ड्यूरिंग देयर वैट रिफंड ऑफ 700 वाज रिफी। अब गवर्नमेंट ने हमें वापस किया है, अब गवर्नमेंट ने हमें वापस किया तो साइड चेंज होगी, देख लो बेटा। अब गवर्नमेंट ने हमें वापस किया तो 700 रुपए आएगा। अब आप बताएं क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड हैवी है, राइट हैंड साइड कम है, इसको और इसको ऐड करो और ये दोनों लेस करो, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। इस बार क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, बताओ कितना आ रहा है। 1000 प्लस 1167 माइनस ये 10,700 लेस करो, करो बेटा। 1000 प्लस 1167 माइनस 10,700, आंसर बोलो। 1967, ये आंसर है। और इसी को बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये इस साइड पे आता है, याद है ना। अगर कैरेट डाउन यहाँ है तो ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर इस साइड पे आएगा, याद करो, इस तरह पढ़ाया है। मैं लिख नहीं रहा था काफी देर तक, लेकिन कैरेट डाउन इस साइड पे तो ब्रॉड डाउन दूसरी साइड पे आएगा, सही। अच्छा एक और बड़ी गलती बच्चे करते हैं, नेगेटिव में कभी बैलेंस नहीं आता, नेगेटिव बैलेंस नहीं लिखना, साइड चेंज करना हमेशा, नेगेटिव बैलेंस नहीं लिखना बल्कि साइड चेंज कर देना। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो प्लीज, ये कॉपी करो, और क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा असाइनमेंट है, कॉपी करो ये। भाई रिफंड, एक मिनट यार, बैंक डेबिट होगी, वैट अकाउंट क्रेडिट, ये देखो इसकी डबल एंट्री बनेगी, ये देखो इसकी डबल एंट्री में ये होगा, बैंक खुद डेबिट हो रही होगी 700 और वैट का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये देखो ये वैट का अकाउंट है, देखें वैट के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, बैंक में तो डेबिट ही होगा ना, पैसे आते हैं तो बैंक खुद तो डेबिट ही होगी ना बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री पोस्ट हो रही है। प्लीज बेटा लिख लें, और बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि इसको अब नेक्स्ट मीटिंग से पहले पहले रिवाइज भी करना, पक्का होगा आपका, रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। आप लोगों ने सब कॉपी भी किया है। और माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 एट होम, ओके। तो ये कॉपी कर लें, फिर हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में कंटिन्यू करेंगे, कॉपी कर लें। कॉपी कर लो बच्चों, प्लीज कॉपी कर लो। काइंडली कॉपी प्लीज।